पहले गोपाल एसी ऑफ करके आया यार, बहुत ठंडा हो रहा है। और पानी के लिए बोल देना प्लीज। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? बेटा वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बार बता दीजिए, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? चैट्स चल क्यों नहीं रहे? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बेटा आज का डेट क्या है? टुडे इज 20th of August 2026। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आज का टॉपिक है ब्लड पार्ट 1। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं बेटा, आप कैसे हैं? दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। वाओ, दिस इज माय जूलॉजी में डीजी 2.0। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं बेटा, आप कैसे हो? मैं तो विजिबल हूं यार, एकदम विजिबल हूं। जो बच्चे कह रहे हैं मैं विजिबल नहीं हूं, दिस इज बेटा मॉड्यूल एंड दिस इज माई स्पेशल हैंडराइटिंग। क्या कहते हो, आज ऐसे लिखे क्या? आप समझ जाओगे अगर आज मैंने ऐसे लिखा कि आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड। ब्लड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्लास के स्टार्टिंग में ही मैम ने जो ये बकवास करी है ना। हाँ चलिए, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं एकदम बढ़िया हूं और आप लोगों से मिलकर बेटा और बढ़िया हो गया। डॉक्टर्स की ऐसी भी हैंडराइटिंग नहीं होती है। देखना, कह रहे डॉक्टर्स ऐसे लिखने लग जाएंगे फिर तो हो गया बेटा, हो गया। डॉक्टर कुछ तो लिखते होंगे, ऐसे थोड़ी लिख देते हैं। नलायकों, गंदी हैंडराइटिंग हो सकती है पर कुछ तो समझ में आए। हाँ चलो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बेटा। ऑफ कोर्स टेक्निकली तो हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लेकिन एक ना बेटा हो सकता है मुझे गोपाल गोपाल एक ना गुनगुना पानी भिजवाना और एक नॉर्मल, क्योंकि ना आज मेरा। हाँ चलिए गाइस, यस एवरीबॉडी। तो आप लोगों ने यस, अब सबसे पहले हमने क्या किया? हमने सबसे पहले बेटा कल जो बॉडी फ्लूइड्स की इंट्रोडक्शन दी थी उसको क्विकली रिवाइज करेंगे और फिर बेटा हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना? यस एवरीबॉडी, एक बार मुझे बता दीजिए, हाउ इज दी जोश एवरीवन, कि नया चैप्टर पढ़ने के लिए आप कितना तैयार है? वैसे ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दिस इज लिटिल बिग, इट हैज, मैंने कल आपको बताया था शायद या नहीं बताया था पता नहीं। तो वैसे तो बेटा आजकल पेपर में ना कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस चैप्टर में से आते तो हैं 2-3 क्वेश्चंस, लेकिन समटाइम्स दे डोंट मेक बैलेंस्ड पेपर, तो उसकी बात अलग है, लेकिन यूजुअली इस चैप्टर से आ जाते हैं अच्छे क्वेश्चंस। ऑल्सो लेट मी टेल यू कि एक पार्ट इसका ब्लड है, ब्लड वाला पोर्शन पढ़ेंगे, ब्लड एंड लिम्फ वाला पोर्शन पढ़ेंगे, जिसमें ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड के कंपोनेंट्स, उससे रिलेटेड जो भी ब्लड क्लॉटिंग, ये सारी चीजें हम ब्लड वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जो फर्स्ट पार्ट होता है इस चैप्टर का। उसके बाद हम हार्ट में मूव करेंगे, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल, और फिर हार्ट से एसोसिएटेड कंडक्टिंग सिस्टम, कार्डियक साइकिल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर देन हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेशंस, डबल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन। देन हम पढ़ेंगे अबाउट बेटा डिफरेंट टाइप वो ब्लड वेजल्स के इंफॉर्मेशन, एंड देन रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर। ये है बेटा इस चैप्टर का जो है सीक्वेंस। जोश इज फायर। हाँ, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है मैम। बेटा अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मत पढ़ो यार, जिस चीज का मन ना करे तो मत करो। मैं तो यही बोल सकती हूँ, है ना? बाद में ये मत बोलना कि बैकलॉग हो गया है ना? करनी वही चीज चाहिए। हाँ हाँ, ईसीजी विसीजी सारी चीजें करेंगे, वही चीजें करनी चाहिए। हाँ, आज आप बहुत हैप्पी लग रहे हो, मैं हर दिन हैप्पी होती हूँ। हाँ, टच वुड टच वुड टच वुड। तो मैं ये बोल रही हूँ,
सुनो मेरी बात, मैं ये बोल रही हूँ जिस दिन पढ़ने का मन ना करे उस दिन भी पढ़ना चाहिए। बाय द वे टेक्निकली तो उस दिन भी पढ़ना चाहिए, हर दिन छोटे 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 थोड़े 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 थोड़ी चीजें पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। अरे बस यार कितनी चीजें, अभी नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। सुनो, अब कल की क्लास में हमने क्या बोला था, मोटिवेशन कुछ नहीं होती है, पढ़ो यार चुपचाप मार के, एक दिन का बैकलॉग हो जाएगा, फिर कहोगे कि हमारा बैकलॉग हो गया है मैम। चैट्स तो मैं ऑफ कर ही दूंगी। पहले मेरी बात सुनो, कल हमने जो पढ़ा, हमने कहा कि बॉडी फ्लूइड्स की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। बॉडी फ्लूइड जो होता है, जैसे हमारे हायर ऑर्गेनिज्म में मेन बॉडी फ्लूइड हमारे पास बेटा ब्लड है, इसके अलावा ब्लड से ही बनने वाला हमारे पास लिम्फ है। हमने ये बोला था एक सेल को बेटा कॉन्स्टेंटली न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, इन सारी चीजों की सप्लाई करनी पड़ती है ताकि वो जो भी एब्जॉर्ब्ड बेटा फूड सब्सटेंसेस थे उनको तोड़ पाए और उनसे बेटा एनर्जी प्रोड्यूस करा पाए। और उसके बदले में बेटा क्या होता है कि बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, और कंटिन्यूअसली इस सेल को जैसे न्यूट्रिएंट चाहिए वैसे कंटिन्यूअसली इसमें से जितने भी प्रोडक्ट्स बेटा टॉक्सिक हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट है, या कोई भी ऐसी चीज बेटा जो हमें निकालनी है, रिमूव करनी है, टॉक्सिक चीजें बेसिकली, उसे इसको कंटिन्यूअसली बेटा रिमूव करना पड़ता है ताकि हम इस सेल और टिश्यू की हेल्दी फंक्शनिंग को देख पाए। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है। सही बात है मैम। अब हमने ये कहा कि यार जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे पॉरीफेरा हो गया जिसकी बॉडी मैंने तुम्हें बनवाई थी, या सीलेंट्रेटा हो गया जिसमें हाइड्रा आता है, इनमें क्या होता है ना, इनमें कोई स्पेशल ऐसे बॉडी फ्लूइड नहीं है। तो ये क्या करते हैं, अपने आसपास जो पानी है ना उसी को यूज करते हैं ताकि ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, इन सारी चीजों को बेटा उसकी बॉडी के अंदर भेज पाए, और उनकी बॉडी से कोई भी टॉक्सिक, नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करना होता है तो भी वो इसी सर्कुलेटिंग वाटर के थ्रू करते हैं। मैंने पॉरीफेरा बनवाया था, मैंने कहा पॉरीफेरा के चारों ओर बेटा पानी है, पॉरीफेरा के बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं जिन्हें ऑस्टिया बोला जाता है। इसी ऑस्टिया से होते हुए बेटा इस पानी के थ्रू इसकी बॉडी में आप देखोगे न्यूट्रिएंट्स या सारी चीजें इसी के थ्रू आती है और इस कैविटी के अंदर बेटा सर्कुलेट करती है। और जब किसी भी प्रोडक्ट को रिमूव होना होता है तो इस ऑस्क्यूलम के थ्रू बेटा बाहर जाती है। आपको अभी ये जरूरी नहीं है कि आप ऑस्क्यूलम वर्ड याद रखो, आपको अभी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप ऑस्टिया वर्ड याद रखो, आप सिर्फ ये वर्ड याद रखो बेटा, आप सिर्फ बेटा ये याद रखो कि इनके ना सराउंडिंग वाटर जो होती है वो इस चीज में हेल्प करती है, ठीक है ना। दे डू नॉट यूज एनी स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड्स, लेकिन हमारे यहाँ पे बेटा स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड्स होती है। हमारे पास बेटा ब्लड होता है, हमारे पास बेटा लिम्फ भी होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले बेटा शुरुआत करेंगे किससे, ब्लड से। तो आर यू गाइज रेडी बेटा? पढ़ने के इंटेंट से बेटा पढ़ना चाहिए यार, बाद में एक्सक्यूजेस देने से क्या फायदा है बेटा, है ना। मेरे को अच्छा नहीं लगता है हर दिन तुम्हें बेटा, देखो आप अपने आप को खुद जज किया करो। और पता है सबसे बेस्ट जजमेंट डे क्या है? सबसे बेस्ट अपने आप को, जिस दिन तुम्हें ये जो कह रहे हो ना, कुछ बच्चे कह देते हैं इजीली कैजुअली कह देते हैं हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या हमें ना आज ऐसे नहीं हो रहा है, आज हम नहीं पढ़ेंगे, या स्पैमिंग करते हैं। तो मैं बताऊं आपको, उस दिन को याद करा करो बस ना, मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जब पेपर देके आते हो, जब नीट का पेपर देके आए होगे लास्ट ईयर, क्योंकि तुम्हारे बैच में कोई पढ़ रहा है तो मोस्टली वही बच्चा पढ़ रहा है जिसने एक बार तो नीट का पेपर दिया ही है, मोस्टली वही बच्चा पढ़ रहा है ना, 99% वही बच्चा पढ़ रहा है। तो उस दिन जब आप पेपर देके आए थे और फिर आपको कैसी फीलिंग आ रही थी, या अपने आप से कैसा फील हो रहा था तुम्हें, है ना। कई बच्चों को ऐसा भी फील होता है एग्जाम देने के बाद, ना यार काश मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया होता ना तो मेरा ये पेपर सही हो जाता। आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा, है ना। वो वाली फीलिंग को याद किया करो कि मैं उस वक्त में कैसा फील कर रही थी कि मुझे 2 महीने और मिल जाते, या एग्जाम से एक दिन पहले भी आप कैसा फील कर रहे थे मुझे 2 महीने और मिल जाते, है ना। मुझे 2 महीने और मिल जाते तो मैं अपनी तैयारी को कितना अच्छा कर लेता और मैं कितनी अच्छी तरीके से नीट का एग्जाम दे देता। अब आपको पूरा साल मिला है, आपने अपने आप को बेटा पूरा साल दिया है, तो आप पूरे साल को बेटा अच्छे से यूटिलाइज करो ना यार, है ना, ताकि वो दिन फिर से ना आए जिस दिन एग्जाम देने के बाद आपको ये महसूस हो कि मैं अपने आप से डिसअपॉइंटेड हूं और मैं थोड़ा बेटर कर सकता था, ठीक है ना। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जस्ट गिव योर 100%। जिस दिन पढ़ने का नहीं मन करे उस दिन भी वैसे पढ़ना होता है बेटा, थोड़ा सा पढ़ो बट पढ़ो। वैसे तो तुम लोग स्पैमिंग करते हो मुझे पता है, कुछ बच्चे अटेंशन सीकिंग के लिए बोलते हैं, अदरवाइज नहीं बोलते हैं यार, है ना। आप पढ़ रहे हो तो बैच के अंदर, आई नो दैट देयर आर सम किड्स जो सिर्फ अटेंशन के लिए बोलते हैं, ओके। बट एनीवे, शैल वी गेट स्टार्टेड? ओके, शैल वी गेट स्टार्टेड? यस, अटेंशन से सुनना, यू विल लव दिस चैप्टर। बहुत आसान टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, जो हम आज पढ़ने वाले हैं बहुत आसान टॉपिक्स है, ठीक है ना, बहुत इजी टॉपिक्स है।
धीरे धीरे चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ कुछ चीजें बेटा गहराई में हम बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिस तरीके से हम हर चैप्टर में करते हैं। ओके, जस्ट बी वेरी अटेंटिव, सिट स्ट्रेट, पानी का ग्लास अपने सामने रखो और बेटा बिल्कुल मन लगा के पढ़ो। क्लास में सारी चीजें बेटा आपको लर्न होते चलेंगी 100%, ठीक है ना। चलिए रेडी हो गए हैं हम, अब हम करने वाले हैं बेटा इंट्रोडक्शन तो हमने कल कर ही लिया था। आज हम बेटा टॉपिक जिससे शुरू करने वाले हैं दैट इज ब्लड। आज हम जिस टॉपिक से शुरू करने वाले हैं बेटा दैट टॉपिक इज बेटा ब्लड। ओके, कुछ ब्लड की बेसिक बातें लिख लेते हैं, फिर आज हमें बहुत सारे फ्लो चार्ट्स, आज हमें बहुत सारे टेबल, ये सारी चीजें बनानी है, ठीक है ना। तो ब्लड क्या है, सपोलो ब्लड क्या है? ब्लड हमारा मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। ब्लड है क्या? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू फाउंड इन द बॉडी। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो मैट्रिक्स होता है दैट इज फ्लूइड, इसका मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा। ये कनेक्टिव टिश्यू तो है, कनेक्टिव टिश्यू की एक और प्रॉपर्टी होती है अदर देन द मैट्रिक्स कि उसके पास फाइबर्स होते हैं। ये इकलौता ऐसा कनेक्टिव टिश्यू आप पढ़ते हो जिनमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, आप ऐसा एक इकलौता कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हो जिसमें फाइबर्स नहीं होते, है ना। इसको वैसे भी बेटा बहना है, बहने दे, मुझे बहने दे, मुझे फ्लो करने दे, ये फ्लो करता रहता है। दे डू नॉट हैव एनी बेटा फाइबर्स इन द मैट्रिक्स, सो इनके पास कोई फाइबर्स नहीं होती। पीएच वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, अराउंड आप कह सकते हो अराउंड 7.4 इसका पीएच होता है। हमारी बॉडी में 5 लीटर 5 to 6 लीटर अप्रोक्सीमेटली हमारी बॉडी में ब्लड होता है। जो चीज एनसीईआरटी में दी हुई है वो है इसके बेटा कंपोनेंट, जो हम कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं। ऑफ कोर्स बेटा ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसका कनेक्टिव टिश्यू है तो ओरिजिन क्या होना चाहिए बेटा? मेसोडर्मल। इसकी ओरिजिन मेसोडर्मल है। इसको हम पहले लिख लेते हैं, फिर हम इसका एक्चुअल फ्लो चार्ट बनाएंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो कुछ बेसिक बातें इसके बारे में अगर हम लिखना चाहें तो हम कहेंगे सबसे पहली बात, इट इज बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। पीएच स्लाइटली एल्कलाइन कह दो, स्लाइटली एल्कलाइन कह दो, है ना। दिया नहीं एनसीईआरटी में, अप्रोक्सीमेटली 7.4। फिर आप कह दो कि दे डू नॉट हैव एनी फाइबर्स, दे डू नॉट हैव एनी फाइबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इनके पास कोई फाइबर्स नहीं होते। कनेक्टिव टिश्यू में यूजुअली ऐसा दिखता नहीं है, दिस इज समथिंग अनयूजुअल। इसकी ओरिजिन मेमोरी मेसोडर्मल इन ओरिजिन होगी। इसकी ओरिजिन क्या है बेटा? मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। समझ में आ गई बात? अब हम एक्चुअल में बेटा ना इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स देखते हैं, ठीक है। समथिंग विच यू विल रिलेट, विच इज क्वाइट इजी, है ना। सुना तो होगा ही कि ब्लड को हम 2 पार्ट्स में, और मैंने ऑलरेडी तुम्हें बेटा एनिमल टिश्यू में थोड़ा सा बताया है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, और ना ये भी लिख सकते हो यार, मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है हमारा। दिस इज द मेन, मैं नेक्स्ट पेज पे फ्लो चार्ट बनवाऊंगी। दिस इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड यार, समझ में आ गई बात? ये हमारी बॉडी का मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। थम्स अप, थम्स अप, टेस्ट द थंडर, ऐसे आ रहा था ना। एक और बॉडी फ्लूइड जो लिम्फ होता है ना, वो एक्चुअल में बेटा एसी के छन्ने से बनता है, एसी के फिल्टर होने से बनता है। जो मेन फ्लूइड है वो तो हमारे यही है, ठीक। अब मैं क्या करूंगी बेटा, मैं ब्लड को 2 पार्ट्स, आपको फ्लो चार्ट बनाना है और 1 सेकंड मुझे देना। हम एक्चुअल में बेटा कंपोनेंट्स को ना अलग से वैसे पढ़ेंगे, तो क्योंकि ना प्लाज्मा के कंपोनेंट्स को भी अलग से पढ़ेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को भी अलग से पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही स्पेस चाहिए, बहुत ज्यादा स्पेस हमें नहीं चाहिए। मैं ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। दिस इज ब्लड, इसको डालते हैं डब्बे के अंदर। ब्लड को बेटा मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। एक होता है इसमें प्लाज्मा, जो एक्चुअल में मैट्रिक्स है, ब्लड का मैट्रिक्स है वो प्लाज्मा होता है। ओके, सो 1 कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा
one component of blood is plasma, the second component of blood is beta formed elements. The second component is called as formed elements. Okay? डब्बे में डालो इसको भी डब्बे में डालो. अब सबसे पहले बेटा इसकी परसेंटेज की बात करते हैं. ब्लड का मैक्सिमम परसेंटेज होता है प्लाज्मा, मतलब ब्लड का 55% जो हिस्सा होता है वो होता है प्लाज्मा. 45% बेटा जो हिस्सा होता है वो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कौन कितने प्रतिशत. तो आपका जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, आपका जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है बेटा वो 45% होता है. प्लाज्मा के बारे में कुछ बातें लिख दूं, है ना. प्लाज्मा जो होता है, दिस इज द लिक्विड पार्ट, दिस इज द मैट्रिक्स पार्ट, दिस इज पेल येलो इन कलर. कभी अगर आपने अपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज होते हुए देखा है तो, पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है ना. ब्लड को जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, हाई स्पीड में रोटेट करते हैं, तो एक ऊपर की तरफ बेटा एक फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है. दैट फ्लूइड इज पेल येलो कलर का. पेल येलो कलर का होता है. दैट इज थोड़ा सा गाढ़ा सा फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड कहते हैं. वो प्लाज्मा पार्ट होता है ना. तो अगर ब्लड को हाई स्पीड में रोटेट करेंगे ना, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो ब्लड के कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं. तो जो सबसे ऊपर कंपोनेंट इकट्ठा हुआ होता है, जो लिक्विड होता है, जो पेल येलो कलर का होता है, जो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, उसे प्लाज्मा पार्ट कहते हैं. ठीक है ना. दैट इज योर ब्लड प्लाज्मा. 55% ऑफ योर ब्लड इज योर ब्लड प्लाज्मा. प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा इज द मैट्रिक्स पार्ट. गॉट इट. तो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में यही पॉइंट लिखूंगी कि प्लाज्मा इज द लिक्विड मत लिखो, दिस इज द फ्लूइड मैट्रिक्स. This is the fluid matrix of blood. This is the fluid matrix of the blood. Then you will write कि this is pale yellow. This is beta pale yellow and viscous. Viscous का मतलब होता है गाढ़ा. ओके इसके बारे में अभी और भी चीजें भी बताती हूँ. आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे आओ बेटा. इसका ना हम छोटा सा यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाएंगे क्योंकि इसके बारे में मेजरली हम अलग से डिस्कस करेंगे. जब मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के कंपोनेंट कहती हूँ तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बेटा क्या कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है इसमें जिसे हम कहते हैं ब्लड सेल्स, एक होता है जिसमें हम कहते हैं सपोलो ब्लड सेल्स, और एक होता है जिसमें हम कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स. एक है ब्लड सेल्स, एक है ब्लड प्लेटलेट्स. इतना तो बेटा मैंने तुम्हें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी बताया था यार. इतना तो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी बताया कि नहीं बताया. ये वाले कंपोनेंट्स मैंने बताए हैं. मैंने कहा था इसके आगे डिटेल में हम बेटा अगले मतलब ह्यूमन फिजियो में डिस्कस करेंगे. ब्लड सेल में आरबीसी को इराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी. डब्ल्यूबीसी के दो कैटेगरीज होती है. एक होती है मेमोरी जिसे हम कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, एक होती है मेमोरी ग्रैन्युलोसाइट्स, एक होती है मेमोरी ए ग्रैन्युलोसाइट. ओके सो डब्ल्यूबीसी हैज टू पार्ट्स, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट. ग्रैन्युलोसाइट्स में फर्दर बेटा अलग अलग हैं, यहां नहीं लिखवाऊंगी. न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल. ए ग्रैन्युलोसाइट्स में है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, अभी नहीं लिखेंगे. यहां छोटा सा फ्लो चार्ट कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि 45% होता है, उसके दो कैटेगरीज हो गए. एक हो गया आपका बेटा ब्लड सेल, एक हो गया आपका बेटा ब्लड प्लेटलेट जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं. ब्लड सेल के बेटा दो कंपोनेंट्स हो गए, जो मैं अलग अलग दूसरे नाम बता रही हूं ना कि इन्हें ये भी बोलते हैं, इन्हें ये भी बोलते हैं, वो हम आगे डिटेल में अभी करेंगे तो हम सारी चीजें लिखेंगे. डोंट यू वरी. ओके आपके ब्लड सेल में आ गया आरबीसी, आपके ब्लड सेल में आ गया डब्ल्यूबीसी में आ गया बेटा ग्रैन्युलोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी में आ गया बेटा ये ग्रैन्युलोसाइट. मैं प्लाज्मा की बात करती हूँ. सबसे पहले प्लाज्मा के कंपोनेंट्स ऐसे मैं इसी फ्लो चार्ट में लिख सकती हूँ. आपके पास मान लो जगह नहीं है तो आप अलग से बेटा प्लाज्मा को लिख के ना उसके कंपोनेंट्स को अलग से लिख सकते हैं कि प्लाज्मा में ये कंपोनेंट्स है. गॉट माय पॉइंट. प्लाज्मा इज द फ्लूइड मैट्रिक्स. प्लाज्मा इज द पेल येलो कलर बेटा फ्लूइड मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो लिटिल विस्कस. अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है सपोलो अलग से ही करूं जैसे तुम करने वाले हो, वरना तुम्हें बेटा दुख दर्द और परेशानी होगी.
सो हम एक काम करते हैं, हम प्लाज्मा को अलग से ही करते हैं गाइस, नॉट अ प्रॉब्लम। प्लाज्मा जो कि मेमोरी आपने बताया 55% होता है आपके ब्लड का कंपोनेंट, हमारे ब्लड का कंपोनेंट, हम सबके ब्लड का कंपोनेंट। इस प्लाज्मा में सबसे जो पहली चीज हम लिखने वाले हैं, सपोलो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा इज द पानी। ये फ्लूइड कैसे बना, कैसे बना आखिर ये फ्लूइड? भाई पानी है इसमें। हम जैसे व्यक्तियों के लिए वैसे भी पानी बहुत जरूरी है। इस बात पे बेटा थोड़ा पानी पी लिया जाए। मालूम है ये किडनी के बारे में जब आप पढ़ोगे, हमारी बॉडी में कभी भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है, हमारा ब्लड वॉल्यूम ड्रॉप कर जाता है। आप अगर डिहाइड्रेटेड है, आपका ब्लड वॉल्यूम ड्रॉप कर जाएगा। जो मैं 5 से 6 लीटर खून बोल रही हूँ ना, आपके पास है, आपके पास तो 10 होना चाहिए ना। आप जो बेटा आपके सारे टीचर्स का खून पीते रहते हो जब देखो तो, हाँ, व्हाट अ बैड जोक मैम। हाँ हाँ, हंसना था क्या? ऐसे कुछ बच्चे स्पैम करते हैं, पता है, उनको लगता है ऐसे बोल देंगे बड़े कूल बन गए हम, है ना। तो ये जो बेटा हमारा जो ब्लड वॉल्यूम होता है, वो ब्लड वॉल्यूम हमारे ब्लड का प्लाज्मा से डिसाइड होता है। और प्लाज्मा से क्यों डिसाइड होता है? क्योंकि प्लाज्मा में 90 से 92% बेटा पानी है। प्लाज्मा आपके ब्लड का 55% है और उस 55% का 90 से 92% तो पानी है। और आगे जब मैं किडनी फंक्शन रेगुलेशन पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें आप देखोगे बेटा, ब्लड वॉल्यूम में जब भी ऊपर नीचे चीजें होती है, ब्लड वॉल्यूम ऊपर नीचे हुआ तो ब्लड का जो पानी था ना, वो ऊपर नीचे हुआ है। यानी कि बॉडी में जो पानी था ना, वो ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है ना। सो दैट इज वाई पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ब्लड प्लाज्मा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ये पानी। और पानी नहीं होगा बेटा, अगर आपके प्लाज्मा में नहीं होगा पानी, तो तुमको याद आ जाएगी अपनी नानी। ठीक है ना। 90 से 92%। वैसे तो करते नहीं होगे अपनी नानी को याद, पहले की बातें अलग थी, दादी नानी के घर हम जाया करते थे। हम तो बेटा आर्मी वो हैं, फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे तो साल में एक बार छुट्टी जाना होता था। छुट्टी मैं नहीं, पापा छुट्टी आई मीन, है ना। तो 1-1.5 महीने की जो समर वेकेशन होती थी, उसमें जाते थे दादी नानी के पास। ठीक है ना। तो खूब सारा पियो पानी, वरना याद आ जाएगी तुम्हें नानी। ओके, हाँ। तो पानी है हमारे प्लाज्मा का बेटा 90 से 92%। इसके बाद क्या आता है मेमोरी? इसके बाद ये गंदा सा पेन जो मेरे पास आ जाता है ना, मुझे ये नहीं समझ में आता। नंबर 2 कंपोनेंट इज बेटा द प्लाज्मा प्रोटीन्स। नंबर 2 कंपोनेंट आपका प्लाज्मा का होता है प्रोटीन्स। इससे नीट में डायरेक्ट सवाल आए हुए हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सीधे सवाल आए हुए हैं कि कौन कौन से प्रोटीन्स है, वो करते क्या है। प्लाज्मा प्रोटीन्स में बेटा क्या क्या आते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स में आती हैं आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन, आपकी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, और आपकी बेटा क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं कुछ, फिब्रिनोजेंस, थ्रोम्बिन्स। लेकिन हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले जो सबसे अबंडेंट होती है आपकी प्लाज्मा में, प्रोटीन्स होती कितने प्रतिशत है मेमोरी? प्रोटीन होती कितने प्रतिशत है? 6 से 8%। तो तुम क्या देख पा रहे हो, एक चीज देखा तुमने, प्लाज्मा में 90% पानी था, 90 से 92%, 6 से 8% बेटा प्रोटीन्स थे। इन दोनों ने मिलके ही मेजॉरिटी ऑफ द प्लाज्मा बना दिया है। अब बच्चे बेटा रिमेनिंग 1% चीजें, आयंस होंगी इनके पास, कुछ अदर सॉल्यूट्स होंगे इसके पास बेटा, बस रिमेनिंग वही है, उनमें परसेंटेज नहीं लिखना है। बची कुछ ही चीजें, कुछ आयंस होंगे, बची कुछ ही चीजें, कुछ अदर सॉल्यूट्स होंगे जो तुम्हारे प्लाज्मा में डिसॉल्व होंगे। मेजॉरिटी तो यही है। जब मैं एल्ब्यूमिन की बात करती हूँ, सबसे अबंडेंट अगर तुम्हारे प्लाज्मा में कोई प्रोटीन है, अबंडेंट मतलब भर भर के, वो एल्ब्यूमिन होती है। एल्ब्यूमिन का काम होता है टू मेंटेन दी ऑस्मोटिक बैलेंस। अभी कोई सपोला मुझसे नहीं पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस। यहाँ पे ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगी जब मैं तुम्हें लिम्फ पढ़ाऊंगी टॉपिक, क्योंकि उसका रोल तुम्हें, एल्ब्यूमिन का रोल तुम्हें वहीं पे समझ में आएगा कि क्यों बोलते हैं कि ऑस्मोटिक बैलेंस ये मेंटेन करती है। होता क्या है ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है ना। एनसीईआरटी में नहीं एक्सप्लेन किया हुआ बेटा, बट अगर आपके पास मेडिजी होगी, उसमें भी मैंने लिम्फ वाले टॉपिक में या तो मेंशन किया होगा या तो ब्लड वाले टॉपिक में मेंशन किया होगा कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन आखिर करती कैसे है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन। बट आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू बेटा, पेपर में कभी पूछा गया है ना, इन डेप्थ नहीं पूछा गया है, हाउ, डायरेक्ट यही पूछा है कि विच प्लाज्मा प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है।
तो हम एल्बुमिन के बारे में लिखेंगे मोस्ट अबंडेंट एंड लिखेंगे मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस, एंड लिखेंगे मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस एंड मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ा नीचे हो गया ये टेढ़ा सा, चलो देखते हैं, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है ना, हाँ। मोस्ट abundant and maintains ऑस्मोटिक बैलेंस। हम देखेंगे कि क्या होता है ऑस्मोटिक बैलेंस, अभी बस पॉइंट ऐड करना है। ओके, ऑलराइट मेमोरी। अगला प्रोटीन बताओ। अगला प्रोटीन होता है बेटा ग्लोब्यूलिन। अगला प्रोटीन होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन। एनसीईआरटी ने पता क्या किया है, सिर्फ गामा ग्लोब्यूलिन का फंक्शन दे दिया है, अल्फा बीटा को तो उन्होंने बेटा कंसिडर भी नहीं किया है, ठीक है ना। तो अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है बेटा, कुछ वाइटामिन्स का ट्रांसपोर्ट कर दिया, है ना, तो इनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहा जाता है। एनसीईआरटी ने नहीं मेंशन किया हुआ है। एनसीईआरटी ने पता क्या दिया हुआ है, ग्लोब्यूलिन्स आर डिफेंस प्रोटीन्स। एनसीईआरटी अभी रीड कराऊंगी, डायरेक्ट दे दिया डिफेंस प्रोटीन्स होती हैं, क्योंकि जो गामा ग्लोब्यूलिन्स होती है ये होती है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। द गामा ग्लोब्यूलिन्स आर योर इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, जिन्हें तुम आईजी कहते हो, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स जिन्हें तुम एंटीबॉडी कहते हो, एंटी या एंटीबॉडी व्हाटएवर, एंटीबॉडी कहते हो, जो डिफरेंट टाइप की होती है, जो तुम्हें बेटा डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है, आईजीए, आईजीजी, आईजीडी, आईजीएम, आईजीई, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो दीज आर योर डिफेंस प्रोटीन्स, आपको डिफेंस में हेल्प करती है। एनसीईआरटी ने उसी को कंसिडर करके ओवरऑल ग्लोब्यूलिन का फंक्शन ही वो दे दिया है, बट इनमें अलग अलग प्रकार हैं, जैसे दे हेल्प इन बेटा, दे आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, शॉर्ट में लिख लो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट ऑफ सम वाइटामिन में ये हेल्प करेंगी। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन्स आर आईजी, आईजी का मतलब बेटा इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, स्टार मार्क, दे आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, सपोलो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होती हैं ये, और इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स आर डिफेंस प्रोटीन्स। दैट्स इट। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है मैम, ओके बाय। चलिए अगला जो कंपोनेंट हम लिखेंगे बेटा, देन दे हैव बेटा बची कुची चीजें यार, आयंस होंगे इनके पास कुछ, क्या क्या आयंस एनसीईआरटी ने दिए होंगे, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, बहुत सारे आयंस होते हैं। इसके अलावा और क्या होगा मैम, इसके अलावा मैम अदर सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स क्या होते हैं भाई, जो इस प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड हैं, बताओ और क्या क्या हो सकता है बेटा आपके नजर में, और क्या क्या हो सकता है बताना आपके नजर में बेटा, और क्या क्या सॉल्यूट्स हो सकते हैं। क्या आपके ब्लड का काम, हॉर्मोन्स की भी बेटा, ब्लड के थ्रू हॉर्मोन्स भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, हॉर्मोन्स किसके थ्रू जाते हैं, इसी प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं। यू हैव बेटा हॉर्मोन्स, यू हैव बेटा न्यूट्रिएंट्स, आप बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स जो है, ग्लूकोज जो है, अमीनो एसिड जो है, ये ट्रांजिट स्टेट में होते हैं। ट्रांजिट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। सो यू हैव दीज बेटा इन योर प्लाज्मा। इसके अलावा बेटा नो क्यों लिख रहे हो, कोई नो किस चीज के लिए लिख रहे हो, एक बार बताना। मैंने ऐसे पूछा कोई दुखद समस्या तो नहीं है, ये पूछा इसका आंसर दे रहे हो, या आवाज कुछ हो गई थी उसके लिए बोल रहे हो।
ऑल फाइन? अच्छा, क्लॉटिंग प्रोटीन्स नहीं बताया, ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके फाइन, ओके फाइन, ओके फाइन, अभी बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो एक क्या करे अब बेटा, आयंस को नीचे कर दे, आयंस को वापस से लिख दूंगी, ठीक है। ऊपर मैंने देखा नहीं ना बेटा कि क्लॉटिंग प्रोटीन्स बताए ही नहीं है मैंने, हाँ बोला था मैंने, आई थिंक लिखना भूल गई हूँ। चलो, ग्लोबुलिन के बाद कोई बात नहीं, अगर तुमने आयंस लिख ली है तो उसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरी प्रोटीन्स जो होती हैं वो होती हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ओके। अब आप ऑलरेडी यहाँ पे वैसे तो ऐसे ही लिख सकते हो डायरेक्टली कि कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं। क्लॉटिंग का मतलब ही क्या होता है बेटा, क्लॉट बनने का मतलब क्या होता है, जब आपको चोट लगी तो लगातार खून बह नहीं रहा है, लगातार ब्लड बेटा बह नहीं रहा है, आपके ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, है ना। तो क्लॉटिंग प्रोटीन्स क्लॉटिंग में हेल्प करती है ताकि लगातार ब्लड फ्लो ना करे। इन क्लॉटिंग प्रोटीन्स में मेजरली एनसीईआरटी ने 2 प्रोटीन्स के नाम दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है बेटा फिब्रिनोजेन, यहाँ पे केवल फिब्रिनोजेन मेंशन्ड होगा, बट आगे टॉपिक्स में आप पढ़ोगे ये वाला नाम भी मेंशन्ड होगा, इसे प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती है, डेफिनेटली इट विल हेल्प इन क्लॉटिंग, बट इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, एक्टिव स्टेट में नहीं मौजूद होते, ये आपके प्लाज्मा में एक्टिव स्टेट में नहीं मौजूद होते, ये बाद में एक्टिवेट होते हैं। जब क्लॉटिंग होनी होती है, हर वक्त थोड़ी क्लॉटिंग होनी होती है बेटा, जब तक आपको इंजरी नहीं होगी, जब तक आपकी बॉडी में ऐसे सिग्नल नहीं आएगा कि अब क्लॉटिंग की जरूरत है, तब तक ये एक्टिवेट नहीं होते, हर वक्त एक्टिवेटेड स्टेट में नहीं मौजूद होते हैं। दे आर सोल्यूबलाइज्ड इन प्लाज्मा, ये सोल्यूबल फॉर्म में प्लाज्मा में मौजूद होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन द इनएक्टिव स्टेट। जब भी क्लॉटिंग होने की जरूरत होगी, आपको इंजरी हुई, थ्रोम्बो पूरा क्लॉटिंग का मैकेनिज्म होता है, उसके बाद जाके बेटा ये एक्टिवेट होते हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, ऑफ कोर्स दे आर क्लॉटिंग प्रोटीन्स, हेल्प्स इन क्लॉटिंग, ऑब्वियसली हेल्प्स इन क्लॉटिंग, ये वाला पॉइंट तो लिखोगे ही, हेल्प्स इन क्लॉटिंग बट प्रेजेंट इन द इनएक्टिव स्टेट, हेल्प्स इन क्लॉटिंग बट प्रेजेंट इन द इनएक्टिव स्टेट, प्रेजेंट इन द इनएक्टिव स्टेट, प्रेजेंट इन द इनएक्टिव स्टेट, समझ में आ गई बात। एंड सॉल्यूबलाइज्ड एंड सॉल्यूबल इन प्लाज्मा। आपको मैं एक बात बता देती हूँ, ये वाला पॉइंट मैंने क्यों लिखा कि सॉल्यूबल इन प्लाज्मा। आप देखोगे जब बेटा क्लॉटिंग होनी होती है ना, तो फिब्रिनोजेन एकदम लास्ट स्टेज होता है, जो आपकी कभी चोट लगती है तो बाद में काला काला यहाँ पे बन नहीं जाता है, काला काला सा स्कैब नहीं बन जाता, वो आपकी एक्चुअल में यही फिब्रिनोजेंस का एक्टिवेटेड फॉर्म है, फिब्रिन्स। जैसे कभी कोई कपड़ा है, कपड़े को आप धागे से सिल देते हो, तो धागा इमेजिन कर रहे हो, धागा मान लो कोई कपड़े में छेद हो गया है, अब उसको तुमने धागे से सिल दिया, तो जो धागे है ना, धागे ऐसा ही फिब्रिन्स होती है कि कहीं चोट लग गई ना, तो जो नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स होती है ना, जो तुम्हारे क्लॉट को बनाती है, वो यही फिब्रिनोजेंस जब एक्टिवेट होती है और फिब्रिन में कन्वर्ट होती है तो वो क्लॉट बनता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड। बट इनिशियली जब ये प्लाज्मा में मौजूद है, ये एक्टिव स्टेट में नहीं है, क्योंकि तब जरूरत नहीं है ना, सब बोलो यार, जब जरूरत होगी तब ये जाके एक्टिवेट होंगे, और तभी एक्टिवेटेड फॉर्म की मैं बाद में बात करूंगी, बट बेसिकली दे आर हेल्पिंग इन बेटा ब्लड क्लॉटिंग। गॉट माई पॉइंट? यस एवरीबॉडी। अब मेमोरी इसके अलावा इसके पास क्या है, अब जो मैंने लिखा था बेटा उसी को रिपीट कर दो। आयंस होते हैं इनके पास, आयंस होते हैं इनके पास, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। और इसके अलावा जो मैंने अदर सॉल्यूट्स लिखा था, इसके लिए मेरे पास यहां जगह नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगी। और मैं आपको बता रही थी अदर सॉल्यूट्स में क्या क्या हो सकता है बेटा, आप इसे नोट करो। अदर सॉल्यूट्स में बेटा क्या क्या हो सकता है, अदर सॉल्यूट्स में हो सकता है आपके पास बेटा हार्मोन्स हो सकते हैं, आपके पास बेटा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, ग्लूकोज है यार, अमाइनो एसिड्स है, बोलते हैं वो ट्रांजिट स्टेट में मौजूद है। ट्रांजिट मतलब इट कीप्स ऑन मूविंग, ओके, गॉट माय पॉइंट। इसके अलावा बेटा और क्या हो सकता है, क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं आपके प्लाज्मा के अंदर, 100% मैम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं। क्या गैसेस हो सकते हैं प्लाज्मा के अंदर, 100% मैम गैसेस हो सकते हैं। आपने कहा था ऑक्सीजन 3% डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा, CO2 7% डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा। तो ये सारी चीजें बेटा आपको अदर देन दिस
प्लाज्मा में दिखती है। डन 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 कर लिया हो तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप, ओके। एंड लेट मी टेल यू, अरे यार, आयंस भी सोल्यूट्स ही हैं, है ना। आयंस भी कोई वो नहीं है, आयंस भी बेटा आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व सोल्यूट ही है, बट उसके अलावा जो सोल्यूट्स बचे हैं उसको हम अलग से लिख रहे हैं। तो अदर सोल्यूट्स में अब आप ना ऐसे करके पॉइंटर्स डाल के लिखो। हॉर्मोन्स होंगे, डेफिनेटली मैम हॉर्मोन्स होंगे। मैम हमारे पास गैसेस होंगी, प्लाज्मा में ही तो डिसॉल्व होती है, ऑक्सीजन होगा, CO2 होगा। हमारे पास मैम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होंगी, प्लाज्मा में ही होती हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होंगी, ठीक है ना। यस एवरीबॉडी। इसके अलावा मैम हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होंगे, और न्यूट्रिएंट्स को हम हमेशा कहते हैं न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, दे आर इन द ट्रांजिट, मतलब मूव करते रहते हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड इन दी ट्रांजिट स्टेट। ट्रांजिट का मतलब मूविंग। बस दैट्स ऑल यार, दैट्स ऑल। नोट कर लो, प्लाज्मा खत्म। पहले एनसीईआरटी की प्लाज्मा तक की रीडिंग कराऊंगी और फिर बेटा हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बढ़ेंगे। अच्छा, एनसीईआरटी ने एक और चीज कही हुई है, व्हाट इज अ सेरम। आजकल ना वैसे बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, आप लोगों ने सुने होंगे क्योंकि सोशल मीडिया एंड यू ऑल आर अवेयर, है ना। तो बहुत सारी ऐसे ट्रीटमेंट्स होती है जिसमें प्लाज्मा का यूज किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू ट्रीट द हेयर, PRP बोलते हैं, प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स। तो ऐसे उसमें ना जो मैं आपको बता रही थी ना, हाई स्पीड में ब्लड को रोटेट करते हैं, प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है, and then that plasma is also used for certain beta treatment, certain facials, certain hair treatments, उस प्लाज्मा को यूज किया जाता है ना। और यही प्रोसीजर है कि प्लाज्मा को सेपरेट कर लो, अलग कर लो, ठीक है, अगर तुमने कभी सुना हो तो, है ना। नाउ देयर इज वन मोर थिंग बेटा, एक डायरेक्ट टर्म है जैसे सिरम। सिरम क्या होता है? सिरम बेटा वो सिरम नहीं है जो तुम सोच रहे हो मुंह पे लगाते हैं, बालों में लगाते हैं। प्लाज्मा में से अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दूं, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो भी ऐसे फैक्टर्स है जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, अगर मैं प्लाज्मा में से उसे माइनस कर दूंगी तो वो मेरा क्या बन जाएगा बेटा? सिरम। यानी अगर आपसे पूछा जाए क्या सिरम क्लॉट कर सकता है, आंसर इज नो, क्योंकि सिरम के पास क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, सिरम के पास क्लॉटिंग प्रोटीन्स नहीं है। तो क्या सिरम क्लॉट कर सकता है? नहीं। प्लाज्मा में से मैंने क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दिए तो वही वाला जो फ्लूइड होगा वो सिरम बन जाएगा। दैट्स इट। एनसीईआरटी की पहले मैं ब्लड वाले पार्ट की आपको रीडिंग कराऊंगी, देखो, ठीक है ना, और सिरम तक की, फिर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जाएंगे। एवरीबॉडी बेटा अटेंटिव, अटेंटिव होके बैठो, एवरीबॉडी अटेंटिव। एनसीईआरटी इज अ रिवीजन, ओके। Blood is a special connective tissue consist of a fluid matrix called as plasma and it also has formed elements. सही बात है मैम। It is straw colored. Straw का मतलब क्या होता है बेटा? pale yellow. Viscous fluid. Viscous मतलब थोड़ा गाढ़ा. Constituting nearly 55% of the blood. 55% आपका प्लाज्मा है। 90 से 92% प्लाज्मा इज पानी and protein contribute 6 to 8% of it. Fibrinogen, globulin and albumin are the major proteins. अब देखो इन्होंने ना प्रोथ्रोम्बिन्स लिख नहीं रखा है, बट प्रोथ्रोम्बिन्स भी जो होते हैं वो क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं। अब यहां नहीं लिख रखा है, क्या मैम एनसीईआरटी में दिया नहीं है? एनसीईआरटी में दिया है, जहां ब्लड क्लॉटिंग समझाई हुई है वहां प्रोथ्रोम्बिन भी दिए हुए हैं। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन दोनों क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। ग्लोब्यूलिन्स आर प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन द डिफेंस मैकेनिज्म। तो अल्फा बीटा गामा थीटा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट बोल दिया है दे आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। गुड है, डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है क्योंकि गामा ग्लोबुलिन्स तो होती हैं। एंड द एल्ब्यूमिन हेल्प इन बेटा ऑस्मोटिक बैलेंस। और जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है ना, आप कभी भी क्वेश्चंस में देखोगे तो मेजरली क्वेश्चन में बेटा पूछा यही गया है कि कौन ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करती है, कौन डिफेंस होती है, कौन बेटा क्लॉटिंग में हेल्प करती है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ
मिनरल्स या आयंस लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एक्सेट्रा, बहुत सारे आयंस हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, दे आर इन द ट्रांजिट स्टेट इन द बॉडी। Factors for coagulation or clotting are also present in the plasma in an inactive form. अच्छा, मैं let me tell you बेटा, there are many clotting factors. एक बात मैं आपको बता दूं, पहले तो हम पढ़ाते भी थे बहुत डिटेल में, अभी तो हम क्लॉटिंग कुछ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं, बट सिर्फ क्लॉटिंग प्रोटीन्स नहीं होती है बेटा, 13 फैक्टर्स, देयर आर मेनी क्लॉटिंग फैक्टर्स, जिसमें कैल्शियम इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। सो बहुत सारे बेटा क्लॉटिंग प्रोटीन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो आपके ब्लड में मौजूद होते हैं। अब नहीं पढ़ाया जाता, उनके सबके नाम होते थे, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, है ना, उन सबके नाम पढ़ाए जाते थे, अभी नहीं है। तो बोला क्लॉटिंग प्रोटीन्स तो है ही यार, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में इवन फाइब्रिनोजेन इज अ क्लॉटिंग प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन इज अ क्लॉटिंग प्रोटीन, बट दे आर ऑल प्रेजेंट इन द इनएक्टिव स्टेट। अब बोला प्लाज्मा में से अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दूं तो वही बन जाता है हमारा सीरम। प्लाज्मा में किसी को कोई परेशानी? बेटा प्लाज्मा वाला टॉपिक तो इतना इजी था यार, सारे टॉपिक इसके इजी है बेटा। प्लाज्मा में कोई प्रॉब्लम? हर्ष बेटा यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट ही तो हुआ ना, बताओ एनी प्रॉब्लम सो फार इन द प्लाज्मा? याद हो गया क्लास में, ये याद होने वाला टॉपिक है बेटा, इसमें अलग से टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल गुड, ऑल वेल? हाँ, दीज आर द टॉपिक्स बेटा जिसमें क्लास के बाद ज्यादा एफर्ट्स लगने ही नहीं चाहिए, क्लास में ही याद करना है ना, समझते भी जाओ याद भी करते जाओ। हाँ, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम, ऑल गुड। शैल वी मूव अहेड देन? ऑल वेल? ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे ना बेटा, अभी तो हम ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है? ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बेटा हमने पढ़ा कहाँ है? हाँ, अभी हम पढ़ेंगे यार, उसके बारे में पढ़ेंगे। एवरीथिंग इज गुड, वेरी गुड यार, वेरी नाइस। अब देखो हम सबसे पहले अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे आ रहे हैं। लेट मी ऑल्सो टेल यू, हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ रहे हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ना बेटा आरबीसी भी आती है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में डब्ल्यूबीसी भी आती है, तो हम ना आरबीसी को वैसे अलग से पढ़ रहे हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, हम आरबीसी को अलग से पढ़ेंगे, पॉइंटर वाइज पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी जब हम पढ़ेंगे तो हम टेबल में बेटा उसे बनाएंगे और कंपेयर करेंगे, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे टाइप्स है, ग्रैन्युलोसाइट्स है, एक ग्रैन्युलोसाइट्स है, ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 है, एक ग्रैन्युलोसाइट में 2 है, तो हम उसको टेबल फॉर्म में कंपेयर करके पढ़ेंगे। बट आरबीसी में उसकी कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए भी बताऊंगी जो आगे के टॉपिक्स में भी यूज होंगे। ओके, सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि हमारे बेटा ब्लड का 45% ऑफ द कंपोनेंट था, इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हमारे बेटा आरबीसी की, यानी इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके बॉडी में कोई भी फॉर्म्ड एलिमेंट क्यों ना हो, चाहे आपकी आरबीसी हो, आपकी डब्ल्यूबीसी हो, आपके प्लेटलेट्स हो बेटा, हर एक फॉर्म्ड एलिमेंट का सोर्स यानी जन्म एक ही जगह से हुआ है। सोर्स ऑफ ऑल योर ब्लड सेल इज द बोन मैरो। कहां पढ़ा है आपने? ऑलरेडी एनिमल टिश्यू में पढ़ा है, रेड बोन मैरो, वहां स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स क्या होते हैं बेटा? स्टेम सेल्स वैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या आपको स्टेम सेल में पीएचडी करनी है? ना मेरे बच्चे, नहीं करनी है। टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, अलग अलग टाइप के स्टेम सेल्स है। आपको भी स्टेम सेल का मतलब ये समझना है, ये वो स्टेम सेल्स आपके बेटा बोन मैरो में मौजूद हैं जिनसे सारी बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनती है। उसी स्टेम सेल से आरबीसी भी बनेगी आगे जाके, उसी स्टेम सेल से बेटा डब्ल्यूबीसी भी बनती है आगे जाके, उसी स्टेम सेल से बेटा प्लेटलेट्स भी बनते हैं आगे जाके। सोर्स ऑफ ऑल द फॉर्म्ड एलिमेंट is your stem cell present in the red bone marrow। तो टेक्निकली रेड बोन मैरो से ही सारी चीजें बनती है। समझ में आ गई बेटा बात? तो क्या हम इसको थोड़ा सा बनाएंगे मेमोरी? यस, फिर हम बेटा इसके नंबर, इसका शेप, इसके फंक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें करेंगे। लेकिन सबसे पहले बेटा हम एक छोटा सा ना,
हड्डी का डायग्राम बनाएंगे। हड्डी का एक ही साइड बनाएंगे क्योंकि बेटा हमारे पास इतनी जगह नहीं है और ना इतना हमें बेटा करने की जरूरत है, आवश्यकता भी नहीं है। वैसे हड्डी का एक पोर्शन हमने बनाया और हड्डी के इस वाले पोर्शन में मैं कह रही हूं ये अपना बेटा रेड बोन मैरो है। इस वाले पोर्शन को मैं कह रही हूं दिस इज आवर रेड बोन मैरो। ओके, जो मैं डॉटेड बना रही हूं। इस साइड में आएगा बेटा हमारे येलो बोन मैरो। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ कुछ सेल्स ऐसे दिखा रही हूं जो मैंने क्या बोला, टोटिपोटेंट, नहीं सॉरी, स्टेम सेल्स। ओके, दीज आर स्टेम सेल्स। दिस इज कॉल्ड एज अ रेड बोन मैरो। ओके, रेड बोन मेरो। मेरो है ये, मेरो, मेरो मतलब मारा, मारा मतलब हमारा। वाह, पगला गई हो मैम। दीज आर बेटा स्टेम सेल्स। अब मैं इसके बारे में एक चीज लिख रही हूं, स्टेम सेल का मतलब सोर्स ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ऐसे लिखो, ऑल फॉर्म्ड एलिमेंट। लेकिन एक बात मेरी समझना जरा ध्यान से, बेटा ऐसा नहीं होगा, बेटा इधर सुनो, बेटा इधर सुनो, इधर सुनो सब बोलो, ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये कोई स्टेम सेल है मान ले, इससे डायरेक्टली बेटा आरबीसी बन गई, इससे डायरेक्टली डब्ल्यूबीसी बन गई, इससे डायरेक्टली प्लेटलेट बन गई। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत लंबा फ्लो चार्ट होता है कि एक ब्रांच इसकी होती है जिससे आगे जाके आरबीसी बनेगी। पहले उस स्टेम सेल से ए बना, फिर बी बना, फिर सी बना, फिर डी बना, तब जाके आगे जाके बेटा एक आरबीसी बनेगी। ऐसी उसकी एक ब्रांच होगी जिससे आगे जाके डब्ल्यूबीसी बनेगा, एक्स वाई जेड, और आगे जाके डब्ल्यूबीसी बनेगी। वैसी उसकी एक ब्रांच होगी जिससे आगे जाके आपके प्लेटलेट्स बनेंगे। ऐसा नहीं होता उसने एक ही बार में आरबीसी भी बना दी, डब्ल्यूबीसी भी बना दी, प्लेटलेट्स भी बना दिए, ऐसे नहीं होता है बेटा। देयर इज एन एंटायर फ्लो चार्ट, देयर इज सीरीज ऑफ बेटा स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मल्टी स्टेप्स होते हैं, जिसके बाद इवेंचुअली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बेटा वहां से बनते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए सबका सोर्स कौन, तो स्टेम सेल्स इन द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो से ही सारी चीजें बन रही होगी। किसी को कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होनी चाहिए, है तो फिर मेरे को पता नहीं है बेटा, आई डोंट नो कि क्या कर रहे हो तुम लोग इतनी दुख दर्द परेशानियों के साथ में जिंदगी में। हड्डी है ये पता चलेगा ना, अब ये पीडीएफ से पढ़ने वाले बच्चे इसको पता नहीं समझ भी पाएंगे कि हड्डी बनाई है कि नहीं बनाई है, पता नहीं। पीडीएफ से भी तो हमारे कुछ महान सपोले पढ़ते हैं ना। अब मैं इसको ना ऐसे डिवाइड कर देती हूँ बेटा, सफेद। ओके, नाउ आई एम गोना टेल यू आरबीसी की कुछ प्रॉपर्टी। नंबर 1, देयर नंबर। अगर आप आरबीसी को कंपेयर करोगे डब्ल्यूबीसी से और प्लेटलेट से, तो सबसे ज्यादा अगर कोई फॉर्म्ड एलिमेंट तुम्हारे पास दिखती है वो होती है तुम्हारी आरबीसी। 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ योर ब्लड। हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट प्लेटलेट्स 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ योर ब्लड, एंड सबसे कम डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000। जब ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकीमिया होता है, तो यही बेटा डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गॉट माई पॉइंट? यू शुड, यू मस्ट, ठीक है ना। नंबर 5 से 5.5, ओ माई गॉड व्हाट अ 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ रक्त। यहीं पे बेटा डेटा कंपेयर करवा दूं क्या? क्या कहते हो जनाब? बताएं, यहां कंपेयर कर दें ताकि आगे जब आप इन डेटा को पढ़ो तो तुम्हारे लिए एक तरीके से बेटा उसका रिवीजन ही हो रहा हो। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ ना, सबसे ज्यादा हमारे शरीर में पाया जाने वाला है आरबीसी। आरबीसी इज मोर देन प्लेटलेट एंड सपोलो प्लेटलेट इज मोर देन योर डब्ल्यूबीसी। एक तरीके से रिकॉल हो जाएगा ना, एक जगह पे यहाँ पे कर लोगे तो, है ना। तुम भी क्या याद रखोगे बेटा, करो। 5 से 5.5 मिलियन, और सब पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड के लिए ही बता रही हूं। अब सब पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड के लिए ही है,
ठीक है ना, बस ये मिलियन है, ये 1.5 से 3.5 लाख है। ये बेटा सोच के देखो 6,000 से 8,000, इसको ज्यादा डिफेंस में हेल्प कर रही है, बट इसको ज्यादा जरूरत ही नहीं है भाई। 6 से 8,000 में काम बन जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा दुख दर्द समस्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो ज्यादा की हमें कोई इच्छा नहीं है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी यहाँ फिर भी खूबसूरत है। गाना सुना ये वाला तुम लोगों ने? हाँ, नंबर के बाद बेटा फॉर्मेशन। गाना पता है क्या है? गाना है कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। किसने बनाया ये बकवास गाना? किसने बनाया है? थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। मीडियोकर सोचते रहोगे तो मीडियोकर ही बनोगे ना। थोड़ा है, बहुत ज्यादा की जरूरत है। जब हम थोड़ा है और थोड़े की जरूरत करते हैं तो हमें बहुत ही थोड़ा मिलता है। चेंज द सॉन्ग। ये बेकार गाने जो बनाए गए हैं, थोड़ा है, थोड़े की, अरे यार थोड़े में ही रह जाओगे। थोड़ा है और हमें बहुत ज्यादा की जरूरत है। वो नॉनसेंस यार। एक बात तुम्हें मैं बता दूं बहुत क्लियरली, तुम अलाइन करते हो मेरी इस बात से कि नहीं मेरे को नहीं पता, और मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें बताऊंगी फिर भी। मेरा ये मानना है, अगर आप सोचेंगे ही मीडियोकर, तो पहली बात तो आप मीडियोकर हैं ही, जो आप मीडियोकर सोच रहे हैं, ठीक है। मेरा ये मानना है कि प्लीज थोड़ा सा लेवल अप करे और बड़ा सोचिए जिंदगी में, क्योंकि बेटा छोटा तो हर कोई सोच रहा होता है। आप मेरी बात समझिए, आप उसी चीज को बेटा अट्रैक्ट करेंगे जो चीज आप सोचते हैं। यार ये बोलते भी तो है ना ऐसा, जो चीज जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो वाई थोड़ा स्टैंडर्ड्स, प्लीज रेज द स्टैंडर्ड्स, रेज द बार, ओके। एंड आई बिलीव इन दैट, एंड आई स्ट्रांगली बेटा स्ट्रांगली बिलीव इन दैट, एंड आई हैव स्ट्रांगली सीन द थिंग्स इन लाइफ जहां मुझे ऐसा लगता है यार तुम बोलो बड़ा, और फिर बेटा बोलो बड़ा करके यहां पे टाइम पास मत करो, समझ रहे हो ना। और बड़ा बोलने का मतलब इन एवरी सेंस, ठीक है ना। आई एम टेलिंग यू यार, हो जाती है चीजें यार, हो जाती है, हो जाती है, आई एम टेलिंग यू। हाँ, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन यही होती है मैनिफेस्टेशन। फिर तो मेरे को नहीं पता मैनिफेस्टेशन, यू नो इट्स अ वेरी भारी भरकम वर्ड, ठीक है। बट मुझे लगता है कि दैट एनर्जी यू क्रिएट, दैट वाइब्रेशन यू क्रिएट, ओके। मुझे लगता है वो वाइब्रेशंस आप क्रिएट करते हो, एनर्जी आप। और यार मत सोचो यार, ठीक है, तुम्हें तो लोग वैसे भी बेटा मीडियोकर समझेंगे, तुम्हें तो वैसे भी लोग कहीं का नहीं समझेंगे, तुम भी अपने आप को वैसे ही समझने लग जाओ तो फिर तो खत्म है यार दुनिया, है ना। समझ रहे हो मेरी बात? सो यू हैव टू थिंक बिग यार, प्लीज प्लीज यार। जब मैं एक बात बता रही हूं आपको, हाँ, ये यूनिवर्स यार, यूनिवर्स में बिलीव करो, बिलीव इन द एनर्जीज में बिलीव करो, यूनिवर्स विल गिव यू थिंग्स। हाँ, इफ यू रियली इफ यू रियली डिजायर समथिंग, उसको दिख रहा है कि आप लगे पड़े हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप मेहनत करते जा रहे हो, तो यार होगा कैसे नहीं यार, हो ही जाएगा। आज नहीं होगा, हो सकता है कल नहीं होगा, लेकिन हो जाता है यार, हो जाता है। आई एम टेलिंग यू यार, हो जाता है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जब मैं स्कूल में थी ना, जब मैं स्कूल में थी या जब मैं कॉलेज में थी, तो देखो ऐसी बहुत ज्यादा कुछ, बहुत ठीक है, ठीक ठाक सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि हमें खाने को नहीं मिल रहा है ना, ठीक ठाक सिचुएशन है। हम बहुत ज्यादा नॉर्मल बेटा मिडिल क्लास फैमिली जैसे होती है, और जिनके घर में 4 बच्चे होते हैं, फिर आप समझ जाओ कि वो कैसे बेटा ब्रिंगिंग होती है। कभी कभी मेरी माँ बताती है कि फीस देते थे ना जबकि बेटा केवी की फीस कितनी फीस होती है ना, केवी की फीस ज्यादा फीस भी नहीं होती है, लेकिन 4 बच्चों की फीस भरते थे, तो उसके बाद ना थोड़ा सोचना पड़ता था कि घर में ना कैसे बैलेंस करे। तो बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है, आज के टाइम पे मैं जैसे रहती हूँ वैसे तो बिल्कुल ही कतई नहीं था, कतई नहीं था ना, कतई किसी ने, मेरी माँ कहती है कि हमने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था, मेरी माँ मेरे को ऐसे बोलती हैं, है ना। बट मैं आपको एक बात बताऊं लेकिन तुम लोगों को शायद ये अच्छा पता नहीं कैसा लगे, है ना, लगेगा ये बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट है और थी, पर मेरे को हमेशा ऐसा लगता था मेरे को ना, और लोग कहेंगे कि इनको पैसों से बड़ा प्यार है, बट यार पैसों से प्यार होना भी चाहिए, क्योंकि पैसों से बहुत सारी चीजें सॉल्व होते हुए मैंने देखी है।
पैसों से बहुत सारी चीजें सही होते हुए मैंने देखी है, ठीक है ना। तो मेरे को हमेशा ऐसा था कि मेरे को ना बहुत पैसे कमाने हैं, मेरे को ऐसे अपने दिमाग में हमेशा होता था जब मैं छोटी थी, जबकि पता नहीं था कि वो बहुत ज्यादा क्या होता है, क्योंकि आप व्हाट इज द लिमिट, हाउ डू यू नो। आजकल सोशल मीडिया है, आजकल सारी चीजें हैं, आप देखते हो चीजों को, एटलीस्ट आपके पास एक फिर भी एक गोल होता है, एक चीज होती है जहां आप जिसको आप ऐसे बार मान सकते हो। बट जब हमारा टाइम था तो हमारे लिए ऐसे कोई सोशल मीडिया नहीं थी, है ना। तो मेरे को तो पता भी नहीं था कि व्हाट इज द लिमिट, कि कितना अमीर बनना है, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन ऐसा था कि मेरे को पैसे कमाने हैं, ऐसा मेरे को पैसे कमाने हैं। जब मैं मास्टर्स भी कर रही थी ना, जब मैं BHU में थी, तो मेरे को हाँ, तो मेरे को उस टाइम पे भी ऐसा था कि यार नहीं यार, मेरे को ना अब इसके बाद ना, मास्टर्स के बाद मेरे को ना आई वॉन्ट टू स्टार्ट अर्निंग, बिकॉज द मेरे को ये दिमाग के अंदर हमेशा से था कि द मोमेंट यू विल स्टार्ट अर्निंग ना, आप पैसे कमाने लगते हो तो बहुत सारी चीजें सॉल्व होती है, बहुत सारी चीजें सही होती है और होती है। और उस टाइम पे भी आई एम टेलिंग यू, मैंने शुरुआत शायद बेटा बहुत, अब ठीक है ज्यादा नहीं बताऊंगी अब आप लोगों को, बस करो यार। हाँ, कहने का मतलब ये है कि थिंक बिग यार, है ना, बड़ा सोचो, क्योंकि क्योंकि बेटा अगर नहीं भी हुआ तो छोटा तो वैसे ही हो जाता है है ना, नहीं होना होगा तो कोई चीज, तो वाई टू बेटा नापोइंग योर सेल्फ, तोलोइंग योर सेल्फ लो, डोंट डू दैट यार, डोंट डू दैट। आप डाउन द लाइन ना, सपोलो हो सकता है आप मेरे से मिलो ना मिलो, मुझे नहीं पता है, डाउन द लाइन 10 साल के बाद तुम याद थोड़ी रखोगे मेरे को, कभी मिल गए मान लो, तुम में से बहुत सारे बच्चे बहुत बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में, मुझे पता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेटा ऐसी सही जगह पे आप पहुंचे हुए होगे। और मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात को सोच के, पता है कि मैं जितने लाखों लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं आपसे एक बात ऑनेस्टली शेयर कर रही हूँ, मुझे पता है कि आप में से कितने सारे बच्चे कितने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में ना बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में, बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। कोई कुछ किसी चीज में बहुत एक्सेल कर रहा होगा, कोई किसी चीज में बहुत एक्सेल कर रहा होगा, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, किसी फेज में मैं आपके साथ में कनेक्टेड हूँ आपके लाइफ में। डाउन द लाइन शायद तुम याद भी ना रखो, है ना, कि 10 साल के बाद कौन थी ये समाप्ति मैमड़ी जो बोलती थी। हाँ, आपको अच्छा करता हुआ देख बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन शायद आप फिर मेरी इन बातों को शायद आपके लाइफ में कुछ काम आए कि मैम ऐसा बोलते थे कि हो जाएगा यार, है ना, थिंक बिग, एंड हो जाती है चीजें। और मैम ने ऐसा कहा था एंड वी डिड नॉट गिव अप, हमने गिव अप नहीं किया, हमने वो चीज मानी, हमने वो चीज सुनी, है ना। कभी भी मैं कोई भी चीज क्लास के बीच में ऐसे बताती हूँ ना बेटा, कितने सारे बच्चे आके बताते हैं, आपको पता है मैम आपने उस क्लास के बीच में ये वाली बात बताई थी, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है आपने कभी कोई बात ऐसी क्लास में बोल दी, और बच्चा शायद वैसी सिचुएशन में रहा होगा जिसको जरूरत थी वो बात सुनने की। हम तो ऐसे रैंडमली बोल देते हैं, बट हो सकता है कि वो क्लास में बैठा होगा और वो ऐसे डिफिकल्ट पोजीशन पे था, डिफिकल्ट सिचुएशन में था, द मोमेंट आपने वो बात बोली उसको एक पुश मिल गया, उसको एक मोटिवेशन मिल गई, समझ रहे हो, ऐसा भी बहुत बार होता है। आओ एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, है ना। अरे यार मचाओ यार लाइफ में यार, ठीक है ना, बट सही तरीके से पैसे कमाने हैं, सही रास्ते पे चल के ही पैसे कमाने हैं, ऐसा नहीं बेटा कि बहुत गलत चीजें कुछ करनी है पैसे। जैसे हम बोलते हैं ना कि देर आर मेनी पीपल हु आर फेमस, हाँ, बट वाई यू आर फेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फेमस तो बहुत सारे लोग हैं, है ना, फेमस होना आज के टाइम पे कोई बहुत बड़ी मेजर चीज नहीं है, but why you are famous, the reason should be very big, the reason should be good, and similarly पैसे का भी वही सीन है। ओके, कम बैक टू द टॉपिक, फॉर्मेशन कहाँ होती है गाइस, रेड बोन मैरो, सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स बेटा, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, सबकी फॉर्मेशन आपकी रेड बोन मैरो में ही होती है। सोर्स उनका स्टेम सेल्स होता है जो आपकी बोन मैरो में होती है, एक स्टेप में नहीं बनता है बेटा, इसी स्टेम सेल की एक ब्रांच आगे जाके आरबीसी बनाएगी, एक ब्रांच आगे जाके डब्ल्यूबीसी बनाएगी, एक ब्रांच बेटा आगे जाके प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है ना। तो रेड बोन मैरो बेटा इसका फॉर्मेशन। ओके, फिर हम कहेंगे इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, इसकी शक्ल सूरत कैसी होती है। अपीयरेंस में हम कहेंगे बाइकॉनकेव है ये, अपीयरेंस बाइकॉनकेव, सर्क्यूलर, ई न्यूक्लिएटेड, ये हमारी आरबीसी की प्रॉपर्टी है, इट इज बाइकॉनकेव, इट इज बेटा सर्क्यूलर,
इट इज बेटा ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं है अपने पास, बिकॉज हमने सारा बेटा जो स्पेस है वो अपने हीमोग्लोबिन के लिए क्रिएट कर दिया है। हमने जो सारा स्पेस है ना सपोलो, वो अपने हीमोग्लोबिन के लिए क्रिएट कर दिया है कि जा हीमोग्लोबिन जी ले अपनी जिंदगी, तेरे लिए सारा स्पेस खाली कर दिया गया है। और हमारे पास हीमोग्लोबिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन का मेजॉरिटी 97% ट्रांसपोर्ट उससे बाइंड होके होता है। सो इन्यूक्लिएटेड क्रिएटेड एंटायर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन, क्रिएटेड एंटायर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन, एंटायर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट की वजह से हमारा आरबीसी आर मतलब रेड कलर का दिखता है। ओवरऑल जब हम आरबीसी को एक साथ देखते हैं इट अपियर्स रेडिश इन कलर, है ना। हीमोग्लोबिन के बारे में हम ऑलरेडी बेटा पॉइंटर्स क्योंकि ब्रीदिंग में लिख चुके हैं, वापस से इसको छापने की जरूरत नहीं है कि हीमोग्लोबिन में हीम होता है, ग्लोबिन होता है, हीम पार्ट में आयरन होता है +2, वी हैव रिटन इट, वी डोंट नीड टू प्लीज रिपीट इट अगेन, पोथियां बनाओगे जबरदस्ती। और मैं यहाँ पे बेटा लेकिन एक पॉइंट जरूर लिख दूंगी क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ दिया हुआ है कि 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है हमारा हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। हालांकि ये भी पॉइंट हम कर चुके हैं, आप सबको ऑलरेडी मालूम है, बट वी कैन राइट इट डाउन अगेन। ओके, देन हम कहेंगे नंबर 4, अपीयरेंस के बाद लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन होती है बेटा बहुत ही छोटी इसकी जिंदगी होती है, बट खुशहाल जिंदगी होती है। किसी ने देखी नहीं है बेटा, ये तो मैं कहानी बना रही हूँ। 120 दिन खुशहाल है या नहीं मेरे को क्या पता यार, 120 दिन की जिंदगी है। और इसकी डेथ कहाँ पे होती है बेटा, डिस्ट्रॉय कहाँ पे होते हैं, स्प्लीन में। ओके, सो स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब हम इसके बेटा कुछ फंक्शंस करेंगे। आप यहां तक डन डनाडन डन कर लीजिए, आप यहां तक डन डनाडन डन कर लीजिए। कुछ पॉइंटर्स बेटा डन, एवरीबडी डन। नंबर 5 इसका फंक्शन करते हैं। कुछ पॉइंटर्स आपको थोड़े से अतिरिक्त ज्ञान वाले हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिए हुए, लेकिन उसको हम नोट डाल के लिखेंगे। ओके, नंबर 5 जो पॉइंट है दैट इज इट्स फंक्शन। इसका फंक्शन क्या होता है, ऑफ कोर्स बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, है ना। क्या करेगी ये, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये इसका फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कुछ एक्सेप्शनल केसेस और कुछ एडिशनल चीजें मैं आपको बताती हूं, जैसे कि हमने बेटा लिखा हुआ है ऑफ कोर्स आरबीसी की फॉर्मेशन या किसी भी फॉर्म्ड एलिमेंट की फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होती है। आप में, मेरे में, हम सब में अभी रेड बोन मैरो में ही आरबीसी बनती है। बट क्या हमेशा बेटा रेड बोन मैरो में बनती है, नहीं। हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में, अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में, लेट एम्ब्रियोनिक लाइफ में आरबीसी का फॉर्मेशन कहीं और से होता है। एकदम जब हम बेटा छोटू मोटू थे, मोटू तो तभी नहीं थे बेटा, मोटू तो फिर हम दुनिया में आने के बाद ही होते हैं। जब हम एकदम छोटू थे, अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में सबसे पहले आरबीसी फॉर्मेशन स्टार्ट होता है हमारे योक सैक के अंदर, है ना। योक सैक में बनता है, लिवर में बनता है, लेटर ऑन बेटा स्प्लीन में बनता है, बट एडल्टहुड में इट इज कंप्लीटली टेकन ओवर बाय द बोन मैरो। इसके अलावा हमने बोला हमारी आरबीसी जो होती है ई न्यूक्लिएटेड होती है, हमारे पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि हमने पूरा स्पेस जो होता है वो हीमोग्लोबिन के लिए क्रिएट कर दिया है। हम मैमल्स है, लेकिन मैमल्स में कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस जहां आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। शायद एनसीईआरटी में ना दिया हो, कैमल हो गया, कैमल एंड लैमा, लैमा गूगल करके देखना, LLAMA, शीप, शीप टाइप का दिखता है, दे हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसी। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, इसके बारे में हम लिख लेते हैं एक नोट डाल के। ओके, तो हम लिखते हैं यहाँ पे गाइस एक नोट डाल के। अच्छा, एक चीज और, आरबीसी फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं वैसे,
आरबीसी फॉर्मेशन को बोलते हैं इराइथ्रोपोएसिस। पोएसिस का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन, इराइथ्रोपोएसिस। ल्यूकोपोएसिस का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन। हीमोपोएसिस मतलब होता है ब्लड सेल फॉर्मेशन। इराइथ्रोपोएसिस, ओके। आरबीसी फॉर्मेशन इज इराइथ्रोपोएसिस। आरबीसी फॉर्मेशन या इराइथ्रोपोएसिस ऐसे करके आप लिख सकते हो। वैसे अर्ली एम्ब्रियोनिक यहाँ पे दिया नहीं हुआ है वैसे तो बच्चों, बट आप ऐड कर लो यार, अर्ली एम्ब्रियोनिक, लेट एम्ब्रियोनिक, ओके। ये योग सैक के बारे में ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पढ़ेंगे हम। और वैसे तो हमने एडल्ट में लिख लिया है, ठीक है ना, आरबीएम। और इसके अलावा आपको क्या लिखना है? इसके अलावा आपको लिखना है जो मैंने बताया, आरबीसी ऑफ मोस्ट ऑफ द मैमल्स, क्योंकि हम भी मैमल ही है ना, मोस्ट ऑफ द मैमल्स ई न्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट, कभी अगर पूछ ले, मान लो अतिरिक्त ज्ञान है वैसे तो नहीं दिया होगा, अभी मैं पढ़ाऊंगी, एक्सेप्ट कैमल एंड लैमा, LLAMA, ओके। एडिशनली यू कैन बेटा रिमेंबर दिस, अभी मैं एनसीईआरटी से रीड कराऊंगी, बस दिस इज इनफ बेटा, आरबीसी के लिए दिस इज इनफ। डन 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 कर लो, डन डन कर लो। एनसीईआरटी की रीडिंग करें, एनसीईआरटी की रीडिंग करें। देखो सबसे पहले आरबीसी की रीडिंग करते हैं, क्या दिया है एनसीईआरटी ने, है ना। देखो इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट, सही बात है। दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड, सही बात है। इराइथ्रोसाइट्स या आरबीसी आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द बॉडी। आरबीसी यहीं पे एनसीईआरटी में ऐसे लिख लिया करो, आरबीसी मोर देन प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स मोर देन डब्ल्यूबीसी, सही बात है मैम। A healthy man has on an average 5 से 5.5 million of RBC per millimeter cube of your blood, सही बात है मैम। RBC are formed in the red bone marrow in the adults, सही बात है मैम। RBCs are devoid of nucleus, devoid मतलब absent, nucleus नहीं होता मैम। In most of the mammals, in most of the mammals, एग्जाम्पल्स एक्सेप्शनल केसेस नहीं दिए हुए, एक्सेप्ट आप यहां पे लिख लो कैमल एंड लैमा, कैमल एंड लैमा अपने एनसीईआरटी में ऐड कर लिया करो जब रिवीजन करनी होती है। दे आर बाई कॉन्केव इन शेप, सही बात है। दे हैव अ रेड कलर, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन, हम ब्रीदिंग वाले चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स, कलर रेड बोन मैरो, सॉरी रेड ब्लड सेल, लाल रंग का होता है यार, ठीक है ना। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 से 16 ग्राम, फीमेल्स में थोड़ा सा हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम होता है कंपेयर टू द मेल्स ऑफ हीमोग्लोबिन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। आप कभी हीमोग्लोबिन चेक कराओगे तो कम होता है। These molecules play a significant role in the transport of respiratory gases, इसका फंक्शन ही होता है respiratory gases, transport of gases, सही बात है। RBC has an average lifespan of 120 दिन, after which they are destroyed in the spleen, तो spleen को बोला जाता है graveyard of RBC, that's it। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको एक एक्सेप्शनल केसेस और एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ बनती है, योग सैक में बनती है, फिर आपके लिवर में बनती है, आपके स्प्लीन में बनती है। These all are, इनफैक्ट बेटा एकदम एंड तक आते आते ना, गेस्टेशन के एकदम एंड से ही रेड बोन मैरो में चालू हो जाता है, जो एकदम हम डिलीवरी होने वाली होती है उसके पहले से रेड बोन मैरो में चालू हो जाता है, फिर एडल्ट में तो रेड बोन मैरो में ही बनता है, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम सो फार बेटा, ऑल गुड। देखिए आपको यहाँ तक क्या कुछ परेशानी आई है? लिग्मा क्या होता है? लिग्मा तो कुछ आता ही नहीं है बेटा, लिग्मा नहीं है ना, लैमा, कैमल एंड लैमा, LLAMA मैमल्स होते हैं, ठीक है ना। दे आर द एक्सेप्शनल केसेस।
काजल क्या कह रही है मैम, लेट एम्ब्रियोनिक में लिवर आएगा कि अर्ली एम्ब्रियोनिक में? गलत लिख दिए हो मैम, क्या गलत लिख दिया है बेटा? अर्ली एम्ब्रियोनिक में लिख दिया है क्या? अच्छा बेटा इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, स्प्लीन एंड लिवर है ना, लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उससे भी लेट। ठीक है, इनफैक्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही 3 स्टेजेस होती है वैसे तो। एकदम शुरुआत योग सैक से होती है, फिर बीच में बेटा लिवर और स्प्लीन में होता है, और एकदम लेटर स्टेज में जाओगे ना, जो मैं गेस्टेशन का एकदम एंड पीरियड बोलता हूँ, उसमें रेड बोन मैरो में भी चालू हो जाता है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। योग सैक सबसे अर्ली वाले में लिखो, एकदम शुरुआत जहां से होती है वो योग सैक से होती है। लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज ऐसे मिडल वाले टाइम पे लिवर और स्प्लीन दोनों में होती है तो वैसे ये भी अतिरिक्त ज्ञान है ना, बट ऐड कर लो, कोई बात नहीं। काजल बात तो आपने सही कही है यार, पर ऊपर वाले बंदे ने जो बात कही है वो हमें समझ नहीं आ रही है। एनीवे, स्प्लीन तो ग्रेवयार्ड है, आरबीसी फॉर्मेशन कैसे होगी? क्यों नहीं हो सकती है बेटा? आप तो बल्कि इसके बारे में पढ़ो, उसमें लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड पार्ट ऑफ द लिम्फॉइड ऑर्गन्स। जहां पे वो डिस्ट्रॉय हो रही है वहां पे फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। वो रिजर्वॉयर भी होता है आरबीसी का, आपको पता है? आपको जब मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ाऊंगी, आप देखोगे इट्स अ रिजर्वॉयर। बैंक होती है ना बैंक, इट इज अ रिजर्वॉयर ऑफ इराइथ्रोसाइट्स। आपको पता है कभी एक्सीडेंट में स्प्लीन डैमेज हो जाए ना, बहुत बड़ा लॉस होता है। स्प्लीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसमें फैगोसाइटिक सेल्स भी होते हैं बहुत सारे, पढ़ोगे आप उसके बारे में पढ़ोगे। फ्रॉग तो उसको फिर हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? मैम फ्रॉग में भी तो आरबीसी होता है, आरबीसी तो न्यूक्लियस होता है, फिर उसको हमने यहाँ पे ऐश्वर्या यार, ऐश यार कैसी बात कर दी, ऐश यार इतना प्यारा नाम है ऐश। हाँ ये कैसी बात की है आपने? फ्रॉग में होता है, यहाँ क्यों लिखूं मैं? यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, फ्रॉग में होती होगी। जहां फ्रॉग था वहां हमने लिखा हुआ है फ्रॉग के बारे में कि उसकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। मैं फ्रॉग के बारे में क्यों लिखूंगी यहाँ? मैं तुम्हें मैमल्स का एक्सेप्शनल केस बता रही हूँ, क्योंकि हम भी मैमल्स है ना, ह्यूमन मैमल्स हैं, और जो मैमल्स होते हैं उनमें मैं एक्सेप्शनल केसेस बता रही हूँ कि यूजुअली मैमल्स की आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस नहीं होता है, पर उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस आती है। स्प्लीन का मतलब क्या होता है ब्रिजेश बेटा? स्प्लीन इज एन ऑर्गन। एक चीज करेगा ब्रिजेश क्लास के बाद, बस गूगल करके स्प्लीन की पोजीशन देख लेना, कि स्प्लीन की पोजीशन स्टमक के पास होती है आसपास, है ना। इट्स एन ऑर्गन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर लिम्फॉइड ऑर्गन्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। क्या जरूरत है बेटा पॉलीसाइथीमिया की दिव्या? पॉलीसाइथीमिया इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी, ओके, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड बेटा, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। जब हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, कभी पहाड़ों में जाते हैं, जो तुम अभी जा नहीं पा रहे हो बेटा, अभी तुम्हारा जाने का बहुत प्लान बनेगा, जब कॉलेज वाले में चले जाओगे ना पहाड़ों में, तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस में क्या होता है ना, पहाड़ों में जाने के वक्त में वहां का प्रेशर बहुत ऑक्सीजन का कम होता है, तो उतने कम प्रेशर में हमारी जो ब्लड में ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है ना, वो प्रॉपरली उतने लेवल का सैचुरेशन नहीं हो पाता है, बिकॉज इतने कम प्रेशर में डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी, एक सर्टेन पार्शियल प्रेशर चाहिए होता है, तभी तो बेटा हाई टू लो आपका ऑक्सीजन रिजॉल्व होता है। अब उस सिचुएशन में आपको सांस लेने में तकलीफ होगी बेटा, है ना। अभी तुम्हें इसलिए सांस लेने में तकलीफ हो रही है क्योंकि तुम ऑल्टीट्यूड पे जा नहीं पा रहे हो पहाड़ों में। जब जाओगे तो एक्चुअल में ऑल्टीट्यूड सिकनेस आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपरली डिफ्यूज नहीं कर पाएगा। तो बॉडी क्या करती है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तुम्हारी हीमोग्लोबिन से प्रॉपरली सैचुरेट नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, तो बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए बहुत ज्यादा आरबीसी बनाने लगता है, क्योंकि बॉडी ऐसे सोचता है कि अगर मैं ज्यादा आरबीसी बना दूंगा ना, तो मेरे पास ज्यादा हीमोग्लोबिन होगी कि जितना भी ऑक्सीजन है सबसे चिपक जाऊं, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन होती है, नॉट रिक्वायर्ड बेटा, ठीक है ना। हाँ, योग सैक क्या होता है प्रियांशी? अभी मत इसको पूछो, जब हम क्या बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम योग सैक पढ़ेंगे कि योग सैक नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। जब हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है ना, तो एक स्ट्रक्चर बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, अभी आपको नहीं समझ में आएगा बेटा। ये भी बोल रहा है पॉलीसाइथीमिया, ये मेडिजी से देख के बता रहे हो ना, मेडिजी में दिया होगा, पॉलीसाइथीमिया नहीं बताया बेटा। किसी को यहाँ तक कोई परेशानी, एक थम्स अप दे दो, है ना, ठीक है। अब जिसको लिखना था वो लिख लो पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, बट जरूरत नहीं है यार, ठीक है ना।
गिव मी अ थम्स अप। अगर किसी को लिखना है वो लिख सकते हो। दिस इज अतिरिक्त ज्ञान बेटा, दिस इज टू मच। मतलब वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जरूरत ही नहीं है अभी आपको, दैट इज वाई नहीं बताया। आपको लिखने का मन है, मैंने आपको कंडीशन भी बता दी। ऑल्टीट्यूड सिकनेस की बात समझ में आई, ये ब्रीदिंग से भी रिलेटेड है। एंड ऑल्टीट्यूड सिकनेस कहीं पे भी तुम्हारे इसमें नहीं दिया हुआ बेटा। तो पहाड़ों में जाते हैं ना, पहाड़ों में जाते हैं तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। अब कम प्रेशर में तुम्हारी ब्लड प्रॉपर्ली सैचुरेट नहीं कर पाएगी, प्रॉपर्ली सैचुरेट नहीं कर पाएगी, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, कमी महसूस होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी। बट ऐसा नहीं है अपन मर जाते हैं, बॉडी एक्लेमेटाइज करती है। ऐसा थोड़ी है आज तुमने सुना है ऐसे छोटे मोटे पहाड़ों में जाके कोई बंदा टपक गया हो, फिर तो पहाड़ों में जाना ही बंद कर दे बंदा, हाँ, कि मर ही गया यार, नहीं ना। बॉडी और थोड़े लंबे टाइम के लिए, ये नहीं ओहो मैम ने कहा है आरबीसी बढ़ जाती है तो 2 दिन गए हैं पहाड़ों में, हमारी तो आरबीसी बढ़ी ही नहीं है। अरे विद टाइम जो होता है, अगर आप थोड़ा समय वहां पे बिताते हैं तो फिर बॉडी क्या कहती है कि ऑक्सीजन से हम बाइंड तो नहीं कर पा रहे, ऑक्सीजन की कमी है। एक काम करते हैं, कॉम्पनसेट करने के लिए ना नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ा देते हैं। आरबीसी की अगर पॉपुलेशन बढ़ा दी तो जितना भी कम ऑक्सीजन अवेलेबल है ना, हम कोशिश करेंगे सबसे चिपक जाए। तो हम यहां से पावर बढ़ा दे रहे हैं, यहां से नंबर ऑफ जनता बढ़ा दे रहे हैं कि जितना भी ऑक्सीजन हो सबको पकड़ ले, सबको पकड़ ले, सबको पकड़ ले। केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो फिर काय को पूछ रहे हो यहाँ पे, हाँ हाँ। चलो गाइस डन, यस एवरीबॉडी। फिर यहाँ क्या पूछ रहे हो यार, क्या हम बेटा डब्ल्यूबीसी शुरू कर सकते हैं गाइस? यस एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। तो केमिस्ट्री में चलो पढ़ते तो डब्ल्यूबीसी चालू करते हैं, दैट इज बेटा व्हाइट ब्लड सेल, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, विच इज द डब्ल्यूबीसी। बोर्ड को देख रहे हो, मौत आ रही है, एवरीबॉडी गॉट इट? ओके ओके, कैनेडी लॉ, पेनरी लॉ, हेनरी लॉ, टेनरी लॉ सारा पढ़ लिया है तुम लोगों ने। चलो इधर आओ। WBCs या ल्यूकोसाइट्स, दे आर ऑफ कोर्स बेटा द सेकेंड ब्लड सेल, जिसका, अच्छा जिसको सबसे पहले तो मैं इन जनरल कुछ बातें आपको बता दूं। ऑफ कोर्स मैम इसकी फॉर्मेशन तो हमारे बोन मैरो, यार ये ना एक बड़ी गंदी चीज है यार, देखना यार बोर्ड को कैसे मौत आती है, ये कोई सेंस बनता है? रेड बोन मैरो, हद है यार, हद है। रेड बोन मैरो, इसकी फॉर्मेशन बेटा है ना, एक चीज बताई थी, और इसके फॉर्मेशन को ल्यूकोपोएसिस बोलते हैं बेटा, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी अगेन, ल्यूकोपोएसिस बोलते हैं। देखो इसको मौत आती रहेगी, गायब होता रहेगा ये। इसके बेटा नंबर, नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो नंबर होता है दैट इज बेटा 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ योर ब्लड। द नंबर इज 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। ओके, मुझे अचानक से थोड़ी सी ऐसे खुशी हुई है ना, क्यों हुई? नलायकी करते हो तुम लोग के साथ तो क्या ही है यार, पढ़ाई लिखाई करो बेटा प्लीज। हाँ, रेड बोन मैरो, ल्यूकोपोएसिस, पोएसिस का तो बेटा उड़ ही चुका है, अब मैं इसको ना पोएसिस कर देती हूँ अच्छे से। बोर्ड में ना दिक्कत चल रही है पता है, अलग सर को बजट बढ़ाना पड़ेगा अभी बोर्ड्स का, इस बोर्ड से काम नहीं चलेगा। अलग सर अगर आप मेरी बातें सुन रहे हैं, 5 दिन से बोल रही हूँ सर बोर्ड बदल दीजिए, इस पे इन्वेस्ट कीजिए थोड़ा सा। हाँ, एक दिन तो पता है बोर्ड में से नोट्स ही उड़ गए। हाँ, नंबर हो गया 6000 से 8000। अब मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, इसकी ना 2 कैटेगरीज है, डब्ल्यूबीसी की 2 कैटेगरीज है। एक कैटेगरी है इसकी ग्रैन्युलोसाइट्स, एक कैटेगरी है इसकी ए ग्रैन्युलोसाइट। एक कैटेगरी है ग्रैन्युलोसाइट नंबर 1, एक है ए ग्रैन्युलोसाइट। अब बेटा ऑब्वियस सी बात है, जिसके नाम में ग्रैन्युलोसाइट आ रहा है, अब कोई बेटा बहुत ही हमारी महान बच्चियां या बच्चे होंगे जो कहेंगे
ग्रैन्युलोसाइट तो सुन के लग रहा है कि इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे, और ए ग्रैन्युलोसाइट सुन के लग रहा है कि उसमें ग्रैन्यूल्स होंगे। मैम कितनी मूर्खता वाली बात होगी। ग्रैन्युलोसाइट मतलब साइट विद द ग्रैन्यूल्स। जब आप स्टेन करते हैं इनको, आप कभी करेंगे अगर ब्लड टेस्ट क्या करेंगे, ब्लड सेल्स को स्टेन करके देखना चाहेंगे। क्यों देखेंगे बेटा, क्यों देखना है हमें? उनकी न्यूक्लियस का शेप देखते हैं, बहुत सारी चीजें। जब आप ऐसे जनरल स्टडी कर रहे होते हैं, डॉक्टर बन जाएंगे तो अलग पर्पज है, बट ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स होते हैं। ग्रैन्यूल्स के अंदर बेटा एंजाइम्स हो सकती हैं, अंदर अदर सब्सटेंसेस फिल्ड हो सकते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रैन्युलोसाइट्स, दे आर हैविंग ग्रैन्यूल्स। आप इनको स्टेन करते होते हैं, है ना, देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए। तो ग्रैन्यूल्स भी अपने आप में स्टेन लेती है, कलर लेती है। सो हैज ग्रैन्यूल्स, ऑब्वियसली बेटा इट हैज ग्रैन्यूल्स। ऑब्वियसली बेटा ए का मतलब एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल, एब्सेंस ऑफ बेटा ग्रैन्यूल, राइट। ग्रैन्युलोसाइट मेमोरी कितने टाइप की होती है? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको जो वैसे चीजें बता रही हूं ना बेटा, वो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी तो छोड़ दो, पूरे जुओलॉजी में काम आएगी। पूरे जुओलॉजी में इनमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स अभी हम पढ़ेंगे, WBCs में इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में यूज हो रही होती है, ठीक है ना। ए ग्रैन्युलोसाइट में बेटा हम लिखेंगे हमारी मोनोसाइट्स आती हैं, और हमारी आती है बेटा लिम्फोसाइट्स। अब हम क्या करेंगे ना बेटा, मैं साइड हो जा रही हूं। अब हम क्या करेंगे, पहले ना हम ग्रैन्युलोसाइट के एक टेबल बना लेंगे और इसके बारे में कंपेयर करके लिख लेंगे। फिर हम बेटा ए ग्रैन्युलोसाइट के एक टेबल बनाएंगे और उसको कंपेयर करके लिखेंगे। पहले आप यहां तक डन कर लो एवरीबॉडी। बहुत इजी है बेटा, वेरी वेरी इजी, वेरी इजी। एवरीबॉडी। और ये ना बेटा इतना आसान तरीका है ना चीजों को लर्न करने का, चीजों को याद रखने का, चीजों को ऑर्गेनाइज वे में पढ़ने का। दिस इज द इजीएस्ट है। एक सेकंड लेना। हाँ, तो हम सबसे पहले ना ग्रैन्युलोसाइट्स को कंपेयर करते हैं। मैं बताती हूँ टेबल बनानी कैसे है। ज्यादा बड़ा बड़ा थ्योरी नहीं लिखना है। एक में हम लिखेंगे सेल का नाम, एक में हम लिखेंगे उसका नंबर, उसका शेप एंड साइज, उसका लाइफ स्पैन। अभी रुको यार, रुको ओके, एक सेकंड। बड़ा मैं बेटा ऐसे कर रही थी ना, एक सेकंड रुको यार। नहीं, यहां तो 3 ही बनानी है ना, नहीं 4। इसमें हम लिखेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक, किस कैरेक्टरिस्टिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां हम लिखेंगे गाइस कि हम न्यूट्रोफिल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, या हम न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे, या हम ये इओसिनोफिल की बात करेंगे, या हम बेसोफिल की बात करेंगे। ऐसा बनने वाला है। ओके, नाउ यू मेक इट, बना लो गाइस। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल। आपको मैं बताऊं बेटा, इनका जो आप ये बनाओगे ना डायग्राम, ये एक्चुअल में वैसी दिखती है यार जैसे आप बेसोफिल। अच्छा, बाय द वे ब्रीदिंग वाला चैप्टर अब खत्म हो गया है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी पाई है तो उसमें जाके आप उसके टॉप 30 क्वेश्चंस डायग्राम बेस देख सकते हो, वो अपलोडेड होगा वहां पे, ठीक है ना, जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो गया है। और बाकी तो इसकी तपस्या सीरीज तो मैं आपको बैच में अपलोड करा ही दूंगी, जब भी मैं इसके क्वेश्चंस बना के आप लोग के लिए रिकॉर्ड करूंगी, है ना। अच्छा, जब आप इसको बेटा एक्चुअल में देखते हो ना, ये सही में ऐसी दिखती है। आप न्यूट्रोफिल्स को देखोगे ना, इनके न्यूक्लियस इनका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक, आप इसको पहचानते हो ना, जब सेल्स को पहचान कैसे रहे हो, इनकी न्यूक्लियस इनका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है
कि न्यूट्रोफिल्स को आप बोलते हो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई एक ही है बट उसके लोब्स बहुत सारे हैं। 3 लोब्स हो सकते हैं, 4 लोब्स हो सकते हैं, 5 लोब्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली इट अपीयर्स लाइक दैट। आप इयोसिनोफिल को बोलते हो हेडफोन शेप न्यूक्लियाई होता है। इसकी न्यूक्लियस वाकई में बेटा हेडफोन शेप दिखती है ना। तो लेकिन सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हम इसका ये नहीं लिखेंगे बेटा, हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पता है क्या लिखेंगे, इसका नंबर। तो हमारी जो नंबर ऑफ WBCs है, यानी हम ग्रैनुलोसाइट्स फिलहाल कर रहे हैं, हमारी जो बेटा WBCs है वो कितनी होती है, 6000 से 8000 होती है ना पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ योर ब्लड। और मैं आपको बता रही हूँ जब मैं BHU में थी तो हमारा कोई जो एक लैब में एक बार हमारे ये वाली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था जहां हमें अपनी ब्लड सेल्स दिखनी थी। 60 लोगों की स्ट्रेंथ थी क्लास में, 60 पीपल। तो जब हमने अपना ब्लड स्टेन करके देखा था, आपको पता है हम अभी मैं पढ़ाते वक्त मैं आपको बताऊंगी भी कि बेसोफिल सबसे कम होते हैं 0.5 से 1%। मतलब 6000 से 8000 तुम्हारी WBC है, उसमें 60 से 65% तुम्हारी न्यूट्रोफिल्स होती है मैक्सिमम इन नंबर। बेसोफिल होती है लीस्ट 0.5 से 1%। हमारी क्लास में मुश्किल से शायद एक बच्चे का बेसोफिल उस स्टेन में दिखा था, क्योंकि उसकी परसेंटेज इतनी कम है कि प्रोबेबिलिटी कि तुम्हें वो अपने ब्लड स्टेन में दिख जाए स्लाइड में, उसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है। तो मुश्किल ही किसी के स्लाइड में हमें बेसोफिल दिखने को मिला, क्योंकि बेसोफिल्स आर वेरी 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 लेस, है ना। सो वेरी टफ टू स्पॉट। न्यूट्रोफिल्स भर भर के दिखते हैं, न्यूट्रोफिल्स भर भर के दिखते हैं बिकॉज न्यूट्रोफिल्स का नंबर होता है 60 से 65% ऑफ योर टोटल WBC। WBC 6000 से 8000, उसकी टोटल की 60 से 65%। 2 to 3% इयोसिनोफिल, 0.5 से बेटा 1% इज योर बेसोफिल, लीस्ट ओके मैक्स। नाउ देयर बेटा अपीयरेंस। अपीयरेंस में मैं मेजरली बात पता है किसकी करने वाली हूँ, अपीयरेंस में मैं मेजरली बात करने वाली हूँ बेटा इनके न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस कैसा दिखता है। क्योंकि ग्रैनुलोसाइट्स तो सारे ही हैं, ये सारे के सारे ग्रैनुलोसाइट्स है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ये भी ग्रैनुलोसाइट है, ये भी ग्रैनुलोसाइट है, ये भी ग्रैनुलोसाइट है, तो ग्रैन्यूल्स तो सबके पास है, लेकिन न्यूक्लियस का शेप जो है वो मैटर करता है। न्यूक्लियस एक ही है सपोलो, न्यूक्लियस इज वन, बट लोब आर मल्टीपल। ओके अरे यार जब मैं इसका हेडफोन बनाती हूँ ना, ऐसा तुमने अभी कई लोगों ने कान पे अपने लगाए हुए होंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। इसका हेडफोन शेप ना बिल्कुल हेडफोन बनता भी है। इसका जो न्यूक्लियस होता है ना बेटा एस शेप कहते हैं, एस। बाकी तुम इसमें ग्रैन्यूल्स बना लो। तो क्या लिखेंगे इसके अपीयरेंस में बेटा, लिखेंगे इनके न्यूक्लियस के बारे में। ओके मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई, हेडफोन शेप, न्यूक्लियाई, एस शेप न्यूक्लियाई। कोई परेशानी बेटा, एनी प्रॉब्स, एनी प्रॉब्स? नो प्रॉब्लम, ऑल गुड। खूबसूरत डायग्राम बनता है ये, मस्त बनता है। वैसे अपीयरेंस समझ में आ गई बेटा। फॉर्मेशन सबकी कहाँ होगी, बोन मैरो में ही होगी कॉमनली। ये तो कोई नई बात तो नहीं बता रही हूँ, फॉर्मेशन सबकी कॉमनली किस में लिखोगे, बोन मैरो। सब बोन मैरो में ही बनते हैं गाइज। ओके बोन मैरो, ओके मेमोरी डन। ओके अब मैम इसके अलावा इनकी लाइफ स्पैन,
इनकी लाइफ स्पैन का कोई भरोसा नहीं है गाइज, इनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी तो खैर बेटा किसी का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी, मौत इज द ओनली रियलिटी, यू नो दैट। अब इस पे ज्ञान नहीं देना चाहेंगे। मौत इज द ओनली रियल थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, 100% श्योर। ओके, इसकी लाइफ स्पैन का कोई भरोसा नहीं है। इसको पता है क्या कहते हैं? शॉर्ट लिव्ड। डिपेंड करता है ना भाई, बॉडी में जिस हिसाब से कोई चीज हो रही है उसके हिसाब से एक्शंस होते हैं और उसके हिसाब से बेटा इनकी जिंदगी डिसाइड होती है। हम कहेंगे इनकी जिंदगी बेटा छोटी होती है, ठीक है ना, बट बहुत इफेक्टिव होती है। जिंदगी बड़ी नहीं, क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए मेरे दोस्त, क्या बोलते हैं? जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो लंबी नहीं होती है, लेकिन बड़ी जिंदगी जीते हैं बेटा, किंग साइज। क्या यार, क्या क्या सेंस बनता है मैम? कोई सेंस नहीं बनना चाहिए बेटा, जरूरी थोड़ी हर बात का सेंस बने। कुछ चीजें ऐसी भी बोल देनी चाहिए। आपको याद रहेगा ना, मैम ने ऐसे कहा था WBC के बारे में। तो इसकी लाइफ स्पैन बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। नंबर 5 में अब मैं आपको बताऊंगी इनके फंक्शंस क्या होते हैं। बस इतना ही करना है बाय द वे, हमें बाय द वे इतना ही करना है। हो गया है, टाटा बाय बाय, खत्म हो जाएगा। दिस इज इट, इतना ही पढ़ना है। न्यूट्रोफिल जो होती है ना सपोलो, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रोफिल को बोला जाता है फैगोसाइटिक सेल। अब तक तो आपको फैगोसाइटिक सेल का मतलब समझ में आ ही गया होगा। क्या मतलब होता है बेटा? किसी को भी जब आप फैगोसाइटिक बोलते हैं, फैगोसाइटिक मतलब होता है दे परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। एंड फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी, मैं तुम्हें बना के बता देती हूँ, हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं इसे, कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर है तो उसको एनगल्फ कर देना, उसको खा लेना, और फिर बेटा इसके अंदर वो ग्रैन्यूल्स है, कुछ एंजाइम्स है जो उसको तोड़ देती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो व्हेन यू एनगल्फ समथिंग, किसी चीज को आप खा लेते हो और खाने के बाद एनगल्फ करने के बाद उसके बैंड बजा देते हो, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो। इस तरीके की प्रोसेस से जब आप अपने बेटा सराउंडिंग को क्लीन कर रहे हो तो आप इसको बोलते हो फैगोसाइटिक प्रोसेस, फैगोसाइटोसिस। सो न्यूट्रोफिल्स आर फैगोसाइटिक सेल। बेसोफिल्स पता है क्या करती है? बेसोफिल एक्ट लाइक मास्ट सेल, वो मास्ट सेल की तरह काम करती है। क्या करती है मास्ट सेल? इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। क्या होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में? इट सिक्रीट्स हिस्टामिन, हेपारिन, सेरोटोनिन। कितने बच्चों को याद आ रहा है? कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था हम लोगों ने ये। इट सिक्रीट्स बेटा हिस्टामिन, हेपारिन एंड सेरोटोनिन। और जो आपने वहां पे लिखा था एकदम कॉपी पेस्ट सेम है। हेपारिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, वो क्लॉट नहीं बनने दे रहा है, ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता है। हिस्टामीन जहां पे भी रिलीज होता है, अगर आपकी ब्लड वेजल्स इतनी है तो उसको चौड़ा कर देता है, डायलेशन, वैसोडाइलेशन। और अगर बेटा सेरोटोनिन को देखोगे, अगर आपकी ब्लड वेजल्स इतनी है तो उसको नैरो कर देने का काम सेरोटोनिन। सेम, बेसोफिल्स एक्ट जस्ट लाइक मास्ट सेल, इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। आपको कहीं पे बेटा मधुमक्खी ने काटा, रेडनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई, इडीमा की कंडीशन है, ये सारी चीजें इन्फ्लेमेशन है, कौन कराती है? मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इओसिनोफिल क्या करती है अभी मैं बताती हूँ। तो पहले तो मैं अगर फैगोसाइटोसिस का मतलब लिखना चाहूं, एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स and destroys it. ओके, एनगल्फ मतलब होता है खा लेना। वैसे तो ये बेटा जूनियर क्लासेस की है, बट आप में भी तो जूनियर्स है ना कुछ, आई मीन जिनको शायद नहीं मालूम हो, इसीलिए मैं ना मतलब बताते हुए चलती हूँ कि हो सकता है कोई तो बच्चा होगा जिसको शायद मालूम नहीं होगा, है ना। इओसिनोफिल के बारे में अभी मैं बताती हूँ। बेसोफिल के बारे में लिखूंगी, यहां से लिखती हूँ, एक्ट जस्ट लाइक मास्ट सेल, just like mast cell, involved in inflammatory response, involved in inflammatory response, और जब मैं आपको एलर्जी वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी ना बेटा, जब हम क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे ये वापस से आएगा, इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बाय सिक्रीटिंग बेटा हेपारिन। मैंने वहां पे लिखवाया है, बट कुछ न्यू ज्वाइनीज भी है ना, उनके लिए लिख देती हूँ इनके फंक्शंस। ये एक एंटी कोगुलेंट है। एंटी का मतलब होता है बेटा अपोजिट,
कोगुलेंट का मतलब होता है क्लॉट, ठीक है ना, क्लॉट। तो ये अपोजिट ऑफ क्लॉट, नहीं होने दे रहा, फ्लो करने दे रहा है। हिस्टामीन का मतलब होता है, इसको कहते हैं बेटा वैजो डायलेटर। वैजो मतलब ब्लड वेजल, डायलेटर मतलब बेटा जो ब्लड वेजल्स को चौड़ा कर दे, डायलेट कर दे, है ना। और सेरोटोनिन, सेरोटोनिन को बोलते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ओके, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, जो ब्लड वेजल्स को बेटा कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, अगर इतनी है तो उसको नैरो कर दे, ठीक है। इयोसिनोफिल लास्ट बेटा, दैट्स इट। इयोसिनोफिल का नंबर पता है कब बड़ा होता है, अगर आप कभी भी देखेंगे इयोसिनोफिल वैसे बहुत कम है, 2 to 3% है, बट कभी अगर तुम्हारी बॉडी में तुमने ब्लड टेस्ट कराया, और यूजुअली तुम पता है कब बोलते हैं डॉक्टर कराने के लिए, जब तुम्हें कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स हुआ होता है ना, तो बोलते हैं ब्लड टेस्ट कराओ। तो तुम्हारी अगर इयोसिनोफिल बढ़ी हुई है, ये एक्चुअल में एलर्जी करवाती नहीं है, ये एंटी एलर्जिक होती है, ये एंटी एलर्जिक होती है, ठीक है ना। तो इयोसिनोफिल जो है, इट इज एक्चुअली इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन और एनी काइंड ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन। तुम्हें कोई इन्फेक्शन हुआ पैरासाइट का, जैसे कोई हेलमिंथ इन्फेक्शन हो गया, हमारी में हेलमिंथ इन्फेक्शन हो सकते हैं, है ना, हेलमिंथ्स, ऐश के हेलमिंथ, एस्केरियासिस मान लो, है ना, हेलमिंथ्स आप पढ़ते हो एनिमल किंगडम में। तो आपको कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ, आपको कोई बेटा एलर्जिक रिएक्शन हुआ, उस केस में इयोसिनोफिल बढ़ी हुई होती है। बट क्या ये एलर्जी करवाती है? नहीं, एंटी एलर्जिक होती है। एलर्जी में तो इन्फ्लेमेशन होता है, एलर्जी में तो बेटा तुम्हारी मास्ट सेल्स एक्टिवेटेड होती है, हिस्टामीन बढ़ा हुआ होता है, ये हिस्टामीन की उल्टी चीज सिक्रीट करती है उसके रिस्पॉन्स को नॉर्मलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये एंटी हिस्टामीन सिक्रीट करती है, ताकि आपका जो एलर्जी के वक्त में बहुत ज्यादा हिस्टामीन रिलीज हो गया हो, उसको न्यूट्रलाइज कर सके। बहुत डिटेलिंग एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, तो एक छोटी सी अतिरिक्त ज्ञान की पॉइंट बताऊंगी, बट सबसे पहले तो इसके फंक्शन में जो चीज इंपॉर्टेंट तुम्हें लिखनी है, इंक्रीजेस ड्यूरिंग एलर्जिक रिस्पॉन्स, बट लिखना ब्रैकेट में एंटी एलर्जिक होती है ये, और पीछे रीजन लिखूंगी क्यों। एंड ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यूरिंग पैरासाइटिक इन्फेक्शन, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। कोई पैरासाइट है तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन अगर कभी हुआ तो उस वक्त में भी इंक्रीज हुई होती हैं, और एलर्जिक रिएक्शन में भी इंक्रीज हुई होती है, बट बेसिकली दे आर एंटी एलर्जिक। बेटा डन डन आर डन कर लो, गिव मी अ थम्स अप वंस यू आर डन। एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी। ओके, दैट्स इट बेटा। कल हम ग्रैन्युलोसाइड, आज हमने ग्रैन्युलोसाइड पढ़े, कल हम ए ग्रैन्युलोसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके सबने कर लिया? आपको बताती हूँ, एक बार पेपर में आया था इयोसिनोफिल का ये एंटी एलर्जिक वाला, बट अगर आपको वो नहीं भी मालूम होता, क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, अगर आपको नहीं भी मालूम होता, बाकी ऑप्शंस ऐसे बनाए हुए थे कि आप बहुत इजीली उसे कर लेते, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ भी आया था। तो एक नोट डाल के मैं तुम्हें बताती हूँ, ये जो एंटी एलर्जिक मैं बता रही हूँ ना, ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये जो आपकी इयोसिनोफिल होती है ना, ये हिस्टामीन की उल्टा सब्सटेंस सिक्रीट करती है। जब आपको कभी भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है ना बेटा, तो आपकी बॉडी में हिस्टामीन बढ़ा हुआ होता है, वैसोडाइलेशन होती है, हिस्टामीन चढ़ा हुआ होता है, तो ये एंटी हिस्टामीन सिक्रीट करती है। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, एंटी कोगुलेंट, ऑपोजिट ऑफ कोगुलेंट, एंटी हिस्टामीन, अपोजिट ऑफ हिस्टामीन। तो उस एंटी हिस्टामीन का नाम होता है हिस्टामिनीडेज। हिस्टामिनीडेज इज एन एंजाइम, देख रहे हो इसको, इसको देख रहे हो, हिस्टामिनीडेज इज एन एंजाइम जो हिस्टामीन के विपरीत काम करे। ये क्या हुआ, यहां मैंने कहीं नोट लिखा था ना यार, हद है यार, चलो हम यहां लिख लेते हैं नोट डाल के, इयोसिनोफिल
एंटी एलर्जिक, क्योंकि सिक्रीट्स एंटीहिस्टामिन, called as histaminidase. ताकि हिस्टामिन का इफेक्ट को कम कर सके। एलर्जी में हिस्टामिन बढ़ी हुई होती है। एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूँ, फिर आपकी टाटा बाय बाय छुट्टी करेंगे, ठीक है ना। डन डनाडन डन कर लो, पहले यहाँ तक डन डनाडन डन कर लो, ओके। डन। एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं? देखो, ल्यूकोसाइट्स, देखो ल्यूकोसाइट्स के बारे में एनसीईआरटी क्या देती है बेटा। देखो, हमने बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम बनाए हैं, बट एनसीईआरटी के डायग्राम्स को जरूर देख के जाना, वरना पहचानोगे कैसे कि आरबीसी दिखाई हुई है, ये प्लेटलेट्स दिखाए हुए हैं, इओसिनोफिल का न्यूक्लियस दिख रहा है, हेडफोन शेप दिख रहा है। बेसोफिल तुम पहचान ही नहीं पाओगे अगर एनसीईआरटी देख के नहीं जाओगे, यहाँ न्यूक्लियस दिख ही नहीं रहा है ना के बराबर, तो बेसोफिल ये बनाया हुआ है। न्यूट्रोफिल का तो चलो मल्टीलोब न्यूक्लियाई दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो हम चाहे बेटा कितना भी अप्रोप्रिएट डायग्राम बनाए, एनसीईआरटी का डायग्राम जरूर आपको देख के जाना है। ल्यूकोसाइट्स को हम बोलते हैं गाइस व्हाइट ब्लड सेल्स एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल रेड इसीलिए हीमोग्लोबिन है उसके पास, इसके पास नहीं है भाई, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, ओवरऑल ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। दो मेन कैटेगरी है, ग्रैन्युलो एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। अब देखो कितना दिया है, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट ए ग्रैन्युलोसाइट है। न्यूट्रोफिल सबसे अबंडेंट होते हैं 60 से 65% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। बेसोफिल लीस्ट होते हैं 0.5 से 1% होते हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट होती है 6 से 8%, अभी मैंने बताया नहीं है। ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। बेसोफिल सिक्रीट करती है हिस्टामिन, हेपारिन, सेरोटोनिन, इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। एंड इओसिनोफिल रेजिस्ट करती है इन्फेक्शन को, है ना, कहां गया, एंड आर ऑल्सो इंक्रीज्ड ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। ये दिया होगा, बट ये मेरे पास एनसीईआरटी की रीडिंग अभी है नहीं गाइज। आई थिंक आई हैव मिस्ड दैट एनसीईआरटी का पार्ट, बट कोई बात नहीं, हमने आज काफी अच्छा कंटेंट कवर किया है और बहुत सारी चीजें बेटा हमने पढ़ी है। आई होप आप लोगों को हर एक चीज बेटा समझ में आई होगी। वाई आरबीसी इज कॉल्ड एज ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी, क्योंकि ई न्यूक्लिएटेड मतलब एब्सेंस ऑफ बेटा न्यूक्लियस। निशिता, कुशाग्रा, गायत्री, यशी, शशांक, आर्या, शिवांश, आयुषी, वैष्णवी, मृदुल, हर्षिता, वंश, आकृति, नुरुज, शारमीन, सारा, आलिया, वैष्णवी, सेजल, एवरीबॉडी, प्राची, रेणुका, वेरी गुड यार, थैंक्स अ लॉट, है ना। सबके नाम लेना तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आई होप बेटा अपना रिस्पॉन्स जरूर शेयर किया करो बेटा। आई ऑलवेज टेल टू द ऑनेस्ट किड्स जो पढ़ते हैं, जो क्लासेस रेगुलरली करते हैं, डू लेट मी नो कि आप लोगों को बेटा लेक्चर कैसा लगा। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे जहां हम बेटा इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी ए ग्रैनुलोसाइट्स, और फिर हम कल की क्लास में प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, और कल की क्लास में बेटा ब्लड क्लॉटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें आगे करेंगे। ये तुम्हारे ये क्यों नहीं चलते हैं यार, बच्चों के वो क्यों नहीं चलते हैं इमोजी जो साइड में होता है। हाँ हाँ, गाना सुना देते हैं आपको। गाना तो बेटा अब बस गाना ही नहीं पता चल पाता। गाना एक बहुत बड़ा बेटा पेन होता जा रहा है, क्योंकि नया गाना नहीं आ रहा है ना हमारे पास, पुराना गाना। चलो आज मैं तुम्हें पता है क्या क्या सुनाती हूँ, जो मैंने तुम्हें सुनाया हुआ है
बट इट इज अ गुड सॉन्ग, तुम्हें अच्छा ही लगेगा ये गाना, ठीक है ना। तो गाना है खामोशियां। तो गाना खामोशियां है, सुनाया हुआ है मैंने, बट फिर भी सुनाती हूँ वापस से, ओके। नदियाँ का पानी भी खामोश बहता यहाँ, खिली चांदनी में छिपी लाख खामोशियाँ, बारिश की बूंदों की होती कहाँ है जुबान, सुलगते दिलों में छिपी लाख खामोशियाँ, खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ जरा, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लेक्चर कैसा लगा बेटा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जो बातें आज क्लास में सिखाई हैं आपके सोशल लाइफ को लेके और आपके पढ़ाई को, एकेडमिक्स को लेके, सारी बातों को ध्यान रखना, ठीक है ना। बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।